इस चंचल निश्चल आंखों से जग पूछ रहा, नब पूछ रहा, किसकी खातिर तू बड़ा हुआ, जग में है तू खड़ा हुआ। तू भूल गया उन वचनों को चलने को, जिस पे सोचा तुमने तू बड़ा हुआ, क्या बड़ा हुआ तू बीच भंवर में खड़ा हुआ। ए मित्र अभी भी छोड़ जड़ा इन बंधन को, तू तोड़ जरा, कर तू भरोसा खुद ही पे, तू कदम बढ़ा, तू कदम बढ़ा, बढ़ता ही चला, बढ़ता ही चला। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर हब एडू में। दिस इज अविनाश चंद्रा और मैं आप लोगों के लिए एक नया सब्जेक्ट लेकर आया हूं जिसका नाम है जीके जीएस जीए। दोस्तों मैं बता दूं कि ये जीके जीएस जीए जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक अहम भूमिका रखती है और उसको हम लोग किस तरीके से पढ़ें, लेकिन उसको पढ़ने से पहले मैं आपको अपने गुरु से अवगत कराना चाहता हूं, जिसका कृपा दृष्टि के कारण ही मैं आज इस मंच तक आ पाया हूं कि आप लोगों को थोड़ी सी अपना ज्ञान शेयर कर पाऊं। तो मेरे माननीय पूजनीय गुरुवर हैं, पहला नाम मैं लूँगा बीपीएससी में, वर्तमान में बीपीएससी में कार्यरत अजय कुमार सर का, जिन्होंने विजन आईएएस में काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन किया हमारा। और दूसरे गुरु आईएएस रंजीत कुमार सर का, उनका भी काफ़ी योगदान था, जिसकी बदौलत मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ कि कुछ अपना ज्ञान को दूसरों के साथ शेयर कर पाता हूँ। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने पॉइंट की तरफ, और वो हम लोगों का पॉइंट होगा जीके जीएस और जीए। जीके जीएस जीए बहुत सारे बच्चों से पूछा जाता है कि आप क्या पढ़ रहे हो, तो वो जीके जीएस जीए बोलते हैं, बट ये समझ नहीं पाते कि जीके होता क्या है, जीएस होता क्या है और जीए क्या होता है। तो मैं आज जो आप लोगों को क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसमें इनिशियल लेवल से लेकर वो बड़े लेवल तक का होगा। मतलब विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हर एक प्रश्नों का मिश्रण यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जीके जीएस जीए क्या होता है। तो जीके का मतलब जनरल नॉलेज होता है। जनरल नॉलेज जिसको हिंदी में हम लोग सामान्यतः समान ज्ञान के रूप में जानते हैं। समान ज्ञान मतलब बेसिकली वो वन लाइनर होगा। वन लाइनर मतलब जैसे भारत की प्रथम महिला, भारत का प्रथम मुख्यमंत्री, भारत का मतलब राज्य का मुख्यमंत्री, या भारत का प्रथम प्रधानमंत्री वगैरह वगैरह। दूसरा हम लोग चलते हैं जीएस, ये वन लाइनर होगा, संभवतः थोड़ा चेंजिंग कम होगा। जीएस होता है सामान्य अध्ययन। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर समान मतलब जनरल साइंस के रूप में जानते हैं। समान अध्ययन, समान अध्ययन के अंतर्गत हम लोगों को किस किस चीज का अध्ययन करना है उसके बारे में आप लोग ध्यान रख लें। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पढ़ना होगा और हर एक एग्जाम के लिए इस पे आपको फोकस करना होगा कि समान अध्ययन क्या है। इसमें बेसिकली हम लोगों को जो पढ़ना है वो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस का तीनों पार्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, जो आप लोग अवगत होंगे इस चीज से। दोस्तों इसके बाद आते हैं जीए। जीए में आता है जनरल अवेयरनेस, मतलब सामान्य जागरूकता की बातें। जो भी आपका करंट अफेयर से रिलेटेड और जो भी आपका विभिन्न तरह का जो जीएस के सेक्टर हैं उससे रिलेटेड जो प्रश्न है, जो आपका करंट को मिलाकर बनाएंगे, उसको हम लोग बोलते हैं जनरल अवेयरनेस। तो दोस्तों ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें थी, इसको जानना बेहद जरूरी है, तभी आप आगे की पढ़ाई को अच्छे से समझ पाएंगे और अपने जीवन में उसको सुचारू ढंग से चला पाएंगे। आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं उस सब्जेक्ट का नाम है जीएस। जीएस बोले तो सामान्य अध्ययन, और समान अध्ययन में जैसा मैंने अभी बताया आपको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो सभी का अध्ययन करना है। तो मैं उसमें से एक कोई टॉपिक उठा लेता हूं और उस टॉपिक के बारे में आप लोगों से शेयर करता हूं। दैट फॉर एग्जाम्पल मैंने पहला टॉपिक उठाया ज्योग्राफी। ज्योग्राफी ज्योग्राफी को जब हम लोग देखेंगे गहराई से, तो जियो का मतलब होता है पृथ्वी, अर्थ, और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन, अर्थात स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। मतलब पृथ्वी का जो अध्ययन है, उस पृथ्वी के अध्ययन को ही हम लोग अमूमन ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ज्योग्राफी के संदर्भ में अगर कुछ प्रश्न फैक्ट्स भी पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल भी पूछे जाते हैं, पढ़ाई करने का कुछ तरीका है, उसको डेवलप करोगे आप तो निश्चित रूप से आप रिजल्ट तक पहुंच सकते हो। पढ़ने के तरीके को डेवलप करना है, लेकिन कुछ बच्चे के साथ क्या होता है कि वो पढ़ाई को ही बदल देते हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि पढ़ाई के तरीके को कैसे डेवलप करें। तो दिमाग में ये रखना है कि दो बातें, एक होती है फैक्ट्स और एक होती है कॉन्सेप्ट। बहुत सारे बच्चे फैक्ट्स पे डिपेंड करते हैं। दैट मीन्स क्या कि वो रटने की प्रणाली पे ज्यादा निर्भर करते हैं। लुसेंट मिला, बहुत अच्छी बुक है, ब्रह्मास्त्र है दोस्तों। तो अगर आपके पास कोई बुक है, लुसेंट है या कोई भी बुक है, आप उस पे फैक्ट्स पे ज्यादा जोर देते हो।
रटना ज्यादा पसंद करते हो। जैसे ज्योग्राफी का पिता किसको बोलते हैं? फादर ऑफ ज्योग्राफी हिकैटियस। ज्योग्राफी शब्द को सबसे पहले किसने कहा? इरेटोस्थनीज। इस तरह के विभिन्न प्रकार के जो फैक्ट्स मिलते हैं, निसंदेह रूप से फैक्ट्स आपका रिजल्ट को लेकर आएगा पीटी। बट जब तक अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं ग्रहण करोगे तब तक आपके पास वो फैक्ट्स अच्छे से नहीं आएगा। मतलब मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, बोलते ना एक डायलॉग, आप जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ेगा। नो स्टडी नो कंफ्यूजन। तो दिमाग में ये रखना है कि फैक्ट्स लाने के लिए आपको क्या बेहतरीन करना होगा? कॉन्सेप्ट। और वो मैं बताऊंगा कि कॉन्सेप्ट कैसे लाना है। आज हमारे लेक्चर देने का मुख्य रूप से यही वजह है कि जितने भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, बस वो एक तरफा दौड़े जा रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज की कमी रह रही है, जिसकी वजह से वो उस लक्ष्य तक पहुंचने में नाकामयाबी हासिल हो पा रही है। मैं उसी छोटी छोटी चीजों को दूर करने का प्रयास करूंगा और चाहूंगा कि आप अपने मंजिल को प्राप्त करें और अपने सपनों को साकार करें। तो दोस्तों, इसीलिए हमने ये चैनल का निर्माण किया है जिसका नाम है करियर हब एडू चैनल। तो आप लोग इस पे किसी भी तरह का अगर शंका हो, किसी भी तरह का प्रश्न हो, निश्चित रूप से कमेंट करें, आप लोगों को वो आंसर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं हम लोग अपने पढ़ाई की ओर। तो जैसा कि हमने बोला, कंसेप्ट से ही आपका फैक्ट्स आएगा। अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं। एक्चुअली हम लोगों का पॉइंट क्या है? ज्योग्राफी। बेसिकली ज्योग्राफी को जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जाता है वो दो भागों में बांटकर हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट इज इंडियन ज्योग्राफी एंड सेकेंड इज वर्ल्ड ज्योग्राफी। दोस्तों, आज मैं पढ़ा तो रहा हूं, आप लोग को लेक्चर तो दे रहा हूं, बट ध्यान रहे कि आज जो मेरा लेक्चर है वो पढ़ने के तरीके को बिल्ड करना है, आपके सिलेबस को दिखाना है, आपको समझाना है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह की भूमिका रहती है पढ़ाई में। और अगर वो चीज को आप समझ लेते हो भले भांति, तो निसंदेह मैं कहता हूं कि आप हर एक चीजों को भली भांति समझ पाओगे। सबसे पहले किसी भी चीज को पूरा करने के लिए मेरे अनुसार एक जरूरी चीज है, वो है ड्रीम। आपके पास एक ड्रीम होना चाहिए। हर कोई सपना देखता है, आप भी देखते हो, बहुत लोग देखता है, बहुत बड़ा बड़ा सपना देखता है। कोई अमिताभ बच्चन, कौन बनेगा करोड़पति। कुछ लोग चाहते हैं कि कुछ और बने, कुछ लोग और बने, आईपीएस का समझते हैं। वांटेड पिक्चर देखते हैं तो लगता है उनको मैं उसी तरह सलमान खान जैसा बन जाऊं। तो आपको ड्रीम क्या है, ड्रीम के मतलब को थोड़ा सा जानना होगा। डी फॉर डेडिकेशन, आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए। आर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ई फॉर एडुकेशन, ए फॉर एटीट्यूड एंड एम फॉर मोटिवेशन। और मैं इतनी सारी बातें कहा, आप लोगों को लग रहा हो कि सर लेक्चर दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये मोटिवेशन की बात कर रहे हैं। मेरा मानना है कि अगर स्टूडेंट में वो जुनून आ जाए, वो मोटिवेशन आ जाए, वो अपने आप से एनर्जेटिकल हो जाए, तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती है किसी भी एग्जाम के लिए। तो आज मेरे आने का उद्देश्य सिर्फ पढ़ाना नहीं, बल्कि ये भी आप लोग को बताना है कि किस प्रकार से पढ़ाई किया जाए जिसकी वजह से आपकी रिजल्ट संपन्न हो पाए। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपनी पढ़ाई की तरफ। ये याद रखना है ड्रीम। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक था दोस्तों, वो था ज्योग्राफी। और मैंने अभी बताया कि ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है, और जो ज्योग्राफी है वो इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी। आज जिस मैं ज्योग्राफी की चर्चा कर रहा हूं वो ज्योग्राफी है आपका इंडियन ज्योग्राफी, यानी भारत का भूगोल। आज मैं आप लोगों को पूरे भारत का भूगोल में क्या क्या पढ़ना है, उन सारे चीजों के बारे में विश्लेषणात्मक अध्ययन कराने वाला हूं। अभी मैं चलता हूं इंडियन ज्योग्राफी में। अगर इंडिया हम लोग बोलते हैं तो ये दिमाग में आप लोग को रखना होगा कि भारत से पहले हम लोग को ये पढ़ना होगा कि हाउ टू ओरिजिन आवर अर्थ, हमारे पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। और कहीं ना कहीं इसका संबंध, इस विषय का संबंध इतिहास जगत से भी आएगा। दोस्तों, जब हम लोग इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पर कहानियों का भरमार होगा, जहां पर हम लोग को काफी सुविधा मिलेगी। फिलहाल हम लोग अपने पॉइंट पर चलते हैं, और ये पॉइंट है, जब हम लोग भारत पढ़ेंगे तो पहले ये अध्ययन करना होगा कि पृथ्वी किस तरह से बनी, और पृथ्वी से पहले ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, यूनिवर्स कैसे बना। दोस्तों, आपको बता दूं, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लेमेत्रे महोदय। तो वो लेमेत्रे महोदय ने एक थ्योरी दिया था जिसका नाम था बिग बैंग थ्योरी। और कहा जाता है कि वो बिग बैंग थ्योरी, जिसको महाविस्फोट की परिघटना के नाम से भी जाना जाता है, उस थ्योरी के द्वारा ब्रह्मांड की परिकल्पना की गई। चूंकि जिस प्रकार इतिहास के कुछ प्रश्नों को इतिहासकारों के लिए जानने के लिए अभी भी संदेहास्पद लगता है, ठीक उसी प्रकार ब्रह्मांड से जितने भी जुड़े जानकारियां हैं वो कहीं ना कहीं अधूरा प्रतीत होता है। तो आने वाले जो भी अनुसंधान होंगे ये सारे उसमें निहित होंगे दोस्तों। तो हम लोग चलते हैं जहां तक जो अनुसंधान हुआ है उसके आधारित आज की बातों को करने के लिए। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हम लोगों ने देखा
कि बिग बैंग थ्योरी महाविस्फोट की परिघटना के द्वारा हुआ। दोस्तों ये दिमाग में रखना है कि जब मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो आपको ब्रह्मांड एक चैप्टर ही मिलेगा जिसमें सारी चीजों का विश्लेषण आपको करूंगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, उसके बारे में बस छोटी छोटी मगर मोटी बातें, थोड़ी थोड़ी चीजों को मैं उजागर कर दे रहा हूं क्योंकि वो चैप्टर वाइज मैं लेकर चलूंगा। दैट फॉर एग्जांपल सपोज मेरे को पढ़ना है कॉन्टिनेंट पार्ट्स, तो हम लोग चलेंगे कॉन्टिनेंट पार्ट्स। कितने प्रकार के कॉन्टिनेंट्स होते हैं? 7 आप लोग जानते होंगे। कितने प्रकार के ओशियन पार्ट्स होते हैं? 5 आप लोग जानते होंगे। सारे कॉन्टिनेंट को पार्ट्स बाय पार्ट्स मैं लेकर चलूंगा। उसी प्रकार इंडियन ज्योग्राफी में पार्ट्स बाय पार्ट्स उसको लेकर चलूंगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि पृथ्वी का था कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो हुई, अगर हम लोग बात करें तो जैसे सूर्य है, ठीक है, सूर्य जो है ब्रह्मांड में सौरमंडल का मुखिया के रूप में जाना जाता है। इससे रिलेटेड मैं फिर से बता रहा हूं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैं चर्चा करने वाला हूं। एक सोलर सिस्टम आएगा, उससे रिलेटेड मैं सारे अध्ययन करवाऊंगा आप लोग को। तो सूर्य के आसपास बहुत सारे ग्रह हैं, उसमें से एक ग्रह है पृथ्वी। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह समझना होगा कि सूर्य जो है प्रारंभिक काफी प्राचीन समय में, लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले की बात है। कहा जाता है कि कुछ परिघटना, खगोलीय परिघटना इस प्रकार से घटी जो सूर्य के कई खंड हो गए, कई टुकड़ों में वो तब्दील हो गए, और उस तब्दीली की वजह से एक पिंड का निर्माण हुआ, और उस पिंड का नाम संभवतः कहा गया अर्थ, जो हमारी पृथ्वी के रूप में जाना गया। तो ये पृथ्वी का निर्माण हमारे सूर्य से ही हुआ है। तो आप इस तरह से समझो कि सपोज करो कि ये हमारा एक धधकता आग का गोला है, सन है, सूर्य है, और यहां से जब कोई टुकड़ा अलग होता है दैट मीन्स वो गर्म होगा कि ठंडा? निश्चित रूप से वो गर्म ही होगा। काफी सालों के बाद, ये 1 महीना, 1 साल, 2 साल की बातें नहीं थी, अरबों खरबों वर्ष लग गए, मिलियन बिलियन वर्ष लग गए इस परिघटना को परिचालन होने में। तो जब ये पिंड अलग हुए तो गर्म इसमें होगा। जब ये धीरे धीरे जो रोटेशन हो रहा है, ये जब नजदीक आएगा तो उस पर क्या होगा? गर्माहट होगी। जब ये दूर जाएगा तो ठंडापन आएगा। और ये प्रक्रिया लगातार चलते चलते विद्वानों के द्वारा कहा गया कि संभवतः इस पृथ्वी के चारों तरफ बर्फ की चादरें बिछ गई, और ये बर्फ की चादरें बिछने से ये काफी ठंडा हो गया। फिर कई सालों के बाद वो नजदीक जब आ रहा था तो उसमें धीरे धीरे वो बर्फ पिघलना शुरू हुआ। आपको बता दूं, यहां पर कुछ संदेहात्मक प्रश्न रहते हैं कि पहले पानी आया या पहले बर्फ आया। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसी प्रकार का आंसर है इसमें कि पहले मुर्गी आया या पहले अंडा आया, क्योंकि एक ब्रह्मांड और एक, जैसे इतिहास में मैंने बताया कि कुछ संदेहास्पद है, जब तक कि वो नए अनुसंधान ना हो जाए उसमें जारी है। उसके बाद हम लोग चलते हैं दोस्तों पृथ्वी के बाद। ये समझ में आया होगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं जब पृथ्वी बताऊंगा, जब वर्ल्ड ज्योग्राफी आप लोग का अध्ययन कराऊंगा तो उसमें सारे चीजों का विश्लेषण कराऊंगा। तो फिलहाल हम लोग को आना है इंडियन ज्योग्राफी पर, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता रहा हूं छोटी छोटी मगर मोटी बातें। अब मैं चलता हूं अर्थ का। जब आप लोग समझ चुके हो तो अर्थ से आगे बढ़ूंगा मैं, उसमें आएगा जो हमारा अर्थ था प्रारंभिक समय में, वो 2 भागों में बटा हुआ था। तो दोस्तों हम लोग मूव करते हैं अब कंसेप्चुअल चीजों को, उसको समझना है। आपके पास प्रारंभिक समय में जो अर्थ था बेसिकली वो 2 भागों में बटा हुआ था। इसको मैं और डीपली करूंगा जब वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्लास लूंगा। दोस्तों फिलहाल मुझे जो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए जो भी तत्वों की आवश्यकता होगी, जिस भी चीजों की जरूरत होगी, वो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूं। बारीकी से समझेंगे, उम्मीद है समझ में आएगी। और जहां भी प्रॉब्लम हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से आप उसको कमेंट करें, ताकि मैं आपको उस सारे चीजों का निचोड़ आपको प्रोवाइड करा पाऊं। तो दोस्तों मैं देखता हूं ये अर्थ है, सपोज मैंने ये एक अर्थ लिया, और प्रारंभिक समय में जब मैं बात कर रहा हूं ये अर्थ 2 भागों में बटा हुआ था। एक भाग था स्थल भाग, लैंड पार्ट्स, जिसको हम लोगों ने पैंजिया नाम दिया, और एक पार्ट्स था जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ पार्ट्स था, जिसको हम लोगों ने पैंथालासा कहा। ठीक है दोस्तों, मैंने 2 चीजों का नाम लिया। एक जो कहा जिसका जो स्थलीय भाग है, लैंड पार्ट्स है, दैट इज कॉल्ड पैंजिया, और जो दूसरा पार्ट था वाटर पार्टिकल जहां पर मौजूद थे, उसको कहा पैंथालासा। अब 2 घटनाओं का जिक्र करना चाहूंगा मैं, जिसको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के नाम से जानते हैं। अर्थात प्लेट विवर्तन की का सिद्धांत और महाद्वीपीय
प्रवाह सिद्धांत। तो दोस्तों ये 2 पॉइंट मैंने लिखा कि प्लेट विवर्तनकी का सिद्धांत अर्थात प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, एंड दूसरा जो है वो है महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है, चूंकि जब हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे 2 व्यक्ति का नाम, हैरी हेस और वेगनर महोदय का नाम आता है, जो इसमें अहम भूमिका निभाए। फिर से मैं बता दूं दोस्तों कि इन सारे चीजों का हम लोग अवलोकन जरूर करेंगे, लेकिन वो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आने वाले चीजों में। तो दोस्तों मैं चलो प्लेट विवर्तन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को बता दूं आपको। सबसे पहले हम लोग जहां देख रहे हैं कि पृथ्वी 2 भागों में विभाजित थी, एक स्थल भाग पैंजिया और वाटर पार्स पेंथालासा। फिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के द्वारा ही, कॉन्टिनेंटल डीप थ्योरी के द्वारा ही इसमें अलग अलग प्रकार की रचनाएं होनी शुरू हो गई। इसको मैं हटा दे रहा हूं दोस्तों, फिर इसके बारे में चर्चा करूंगा। ध्यान रहे, अगर आप लोग संभव हो तो कॉपी कलम लेकर भी बैठ सकते हो, अदरवाइज आज मेरा क्लास नहीं है, ये कोई भी लेक्चर ऐसा कुछ नहीं है। आज जो मैं बता रहा हूं छोटी छोटी मगर मोटी बातें, कि आप किस प्रकार से पढ़ाई करोगे ताकि विभिन्न प्रकार के कंपटीशन को, विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं को आसानी से आप क्रैक कर सकते हो। तो मैंने बताया कि ये पृथ्वी 2 भागों में बटी हुई है। स्थल भागों को मैंने पैंजिया कहा और जल वाले भागों को पेंथालासा कहा। अब ये जो पैंजिया पार्ट्स था, बाद में ये पैंजिया पार्ट्स भी 2 भागों में टूट गया। फर्स्ट पार्ट जो आपका उत्तरी भाग है, दैट इज कॉल्ड नॉर्दर्न पेंजिया, उत्तरी पेंजिया। इस उत्तरी पेंजिया को हम लोगों ने अंगारा लैंड नाम दिया, अंगारा लैंड। और जो दक्षिणी पेंजिया था, उस दक्षिणी पेंजिया को हम लोगों ने गोंडवाना लैंड नाम दिया। ध्यान रहे दोस्तों, मैंने 2 पार्ट का जिक्र किया और वो दोनों पार्ट पेंजिया से संबंधित था। ध्यान रखना है, पेंजिया 2 भागों में टूटा। फर्स्ट इज अंगारा लैंड एंड सेकेंड इज गोंडवाना लैंड। इस चीजों को दिमाग में रखना है। इसी प्रकार जिस प्रकार ये स्थल भाग टूट रहे थे, जलीय भाग भी टूट रही थी। और कहा जाता है कि ये सारा जल और स्थल जो है किसी प्लेट पर आधारित था, प्लेट पर आधारित था। और जब प्लेट वो खिसकाव होगा तो निसंदेह रूप से, चाहे वो महासागरीय प्लेट हो या महाद्वीपीय प्लेट हो, उसमें खिसकाव होना संभव है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो पृथ्वी 2 भागों में बटी थी, पैंजिया और पेंथालासा, पैंजिया 2 भागों में विभक्त हो गया, अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड। और जो बीच का क्षेत्र था, जिसको हम लोगों ने पेंथालासा के नाम से जान रखा था, और ये जो बीच का क्षेत्र था, कुछ भूगोलवेत्ता ने इसे टेथिस सागर का नाम दिया। तो दोस्तों यहां पर 3 शब्दों को दिमाग में रखे, अंगारा लैंड, टेथिस सागर एंड गोंडवाना लैंड। कालांतर में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और आगे बढ़ रही थी, और बढ़ते बढ़ते क्या हुआ कि ये प्लेट और भी विभक्त होते चला गया। बड़े प्लेट छोटे प्लेट में निर्माण होना शुरू हो गया। तीसरा फिगर मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा बच्चों। जहां भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए तो मैं उसको क्लियर कर दूं। तो जो अंगारा लैंड था, वो अंगारा लैंड फिर से टूटकर अलग अलग महादेशों में तब्दील हो गया। दैट फॉर एग्जाम्पल मैं ले लूं यूरोप महादेश का निर्माण, कॉन्टिनेंट। दूसरा मैं ले लूं उत्तरी अमेरिका ले लूं। तीसरा मैं ले लूं एशिया का पार्ट्स ले लूं। ये सारे पार्ट्स जो हैं ये कॉन्टिनेंट हैं, दैट मीन्स महाद्वीप हैं, या महादेश भी कह सकते हैं। तो यूरोप, उत्तरी अमेरिका और एशिया जो है वो बेसिकली आपका उत्तरी पेंजिया के टूटे हुए भाग अंगारा लैंड का पार्ट्स है। जबकि मैं अगर दक्षिण वाले का बात करूं, गोंडवाना लैंड का बात करूं, तो इस गोंडवाना लैंड के भी कुछ कुछ पार्ट्स हुए, जिसका नाम था अफ्रीका महादेश, ऑस्ट्रेलिया महादेश, दक्षिण अमेरिका महादेश, अंटार्कटिका महादेश। ये तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहां पर 3 और यहां पर 4, टोटल कॉन्टिनेंट कितने हो गए? 7। ये दिमाग में रखना है। हमारे पास कुल महादेशों और महाद्वीपों की संख्या कितना है? तो 7 है। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि जब महाद्वीपों का सृजन हो रहा था, उस महाद्वीप के सृजन के वक्त एक और महाद्वीप के जैसा ही भाग अलग हुआ था, और वो भाग गोंडवाना लैंड से अलग हुआ था, जिसका नाम था भारत। 100 में 80 बेईमान, फिर भी मेरा भारत देश महान। सॉरी दोस्तों इसके लिए, बट दिमाग में रखे, एक आ गया जुबान पे तो मैंने बोल दिया। तो यहां पर मैं देखता हूं क्या कि ये जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का जो पार्ट्स था, इससे टूटकर अलग अलग पार्ट्स में ये तब्दील हो गए, और ये जो भारत का पार्ट्स है ये गोंडवाना लैंड के पार्ट्स में है। ये दिमाग में रखना है। तो मैंने 3 फिगर को संचालित किया है, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2 एंड फिगर नंबर 3। और आज के डेट में अगर आपको बता दूं
मैं मैप वर्क भी कराऊंगा। दोस्तों याद रखें, जब भी आप लोग भूगोल की पढ़ाई करें, भूगोल की अध्ययन करें, ठीक उसी प्रकार अगर किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप को चलाना हो, अगर किसी ने पासवर्ड दे रखा है, विदाउट पासवर्ड आप उसको स्टार्ट नहीं कर सकते हो। मेरा ऐसा मानना है कि जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो ज्योग्राफी बिना मैप के ये संभव नहीं है। आप सिर्फ रट्टू मारने का काम कर रहे हो। याद रखें कि रट्टू तोता उतना ही बोलता है मालिका है मालिका है मालिका है। चोर भी आता है दोस्तों तो वो लोग बोलता है मालिका है। तो दिमाग में रखना है यही चीज कि अगर जब भी ज्योग्राफी पढ़े, आपके टेबल के पास, आपके दीवार में मैप जरूर हो और कलम जरूर हो, ताकि मैप का अध्ययन आसानी से करें और ज्योग्राफी अच्छे से रूबरू आत्मसात करके पढ़ें। तो मैं आपको बता दूं एक रफ मैप के द्वारा कि किस प्रकार इसको आगे बढ़ाना है। दैट फॉर एग्जांपल मैंने एक ग्लोब लिया, पृथ्वी लिया और उस पर एक लाइनें खींची। बस जस्ट मैं आऊंगा क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न हैं, आप लोगों के दिमाग में भी आ रहा होगा कि सर इंडियन ज्योग्राफी का नाम लिए और ये वर्ल्ड ज्योग्राफी बता रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं और कुछ ऐसे इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने के लिए आप लोगों को पृष्ठभूमि जानने की आवश्यकता होती है और जब तक आप पृष्ठभूमि नहीं जानते हो तब तक वो आगे के बारे में आप अच्छे से परिकल्पना नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों मैं आता हूं, ये मैंने अर्थ ले लिया और अगर मैं इस पे आधारित अगर बात करूं तो आपको बता दूं कि जो हमारा इंडिया है, भारत, थोड़ी देर में मैं पढ़ूंगा कि भारत का नाम भारत क्यों पड़ा, किसने भारत नाम रखा, आर्यभट्ट क्यों पड़ा, हिंदुस्तान क्यों पड़ा, इंडिया क्यों पड़ा। ये सारी चीजों का अवलोकन मैं करूंगा जब भारत का भूगोल के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो मैं पहले बता दूं कि ये जो गोंडवाना लाइन का पार्ट था इंडिया, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के द्वारा ये धीरे 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 उत्तर की ओर खिसका हुआ। धीरे धीरे मतलब मैंने इतना जल्दी कर दिया, इसका मतलब नहीं है कि ये तुरंत सड़क कर चला गया। एक दिन, एक महीना, एक साल की बात नहीं है दोस्तों, अरबों खरबों वर्ष लग गए, मिलियन बिलियन वर्ष लग गए, तब जाकर ये परिकल्पना हुई। ये भारत जो आपको दिख रहा है, ये भारत धीरे 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 करके ऊपर की ओर उत्तर दिशा में खिसका। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर उत्तर दिशा में क्यों खिसका? इसकी कोई वजह नहीं, क्योंकि वो जहां जगह मिलेगा वहीं पर वो जाएगा। ये इत्तेफाक था कि उत्तर की ओर ये खिसक रहा था और ना केवल भारत बल्कि विभिन्न प्रकार के जितने भी प्लेट थे उन सारे प्लेट अलग अलग दिशा में खिसकाव कर रहे थे। भारत का भी खिसकाव उत्तर दिशा में हो रहा था। अब ये भारत इस दिशा में आया, बट मैंने अभी बताया कि गोंडवाना लाइन का पार्ट था, जबकि उत्तरी क्षेत्र में जो पेंजिया का पार्ट्स अलग हुआ था वो था आपका अंगारा लाइन का पार्ट्स। तो जिस प्रकार गोंडवाना लाइन का पार्ट्स मूव कर रहे थे उसी प्रकार अंगारा लाइन का भी पार्ट्स ऊपर से मूव कर रहे थे और उस मूव करने की प्रक्रिया में ही इसको ऑब्स्टेकल मिल गया, मतलब यहां पर ये आगे नहीं जा सकता। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर ये गेट बंद हो जाए तो हम लोग दूसरा विकल्प तलाशते हैं। सपोज करो आपके मकान में, आपके रूम में कोई आतंकवादी एक बम डाल दिया। मैं एक छोटा सा बात ले रहा हूं आपके सामने। छोटा एक आतंकवादी बम लेकर लश्कर तो सॉरी नाम नहीं लेना चाहिए, बट फिर भी कोई आतंकवादी जिन्होंने बम रख दिया। अब आपके सामने चुनौती है कि मैं कैसे भागूं। तो भागने के लिए आपको गेट का सहारा लेना पड़ेगा। सपोज करो किसी बंदे ने, आपके कोई प्रिय मित्र ही जो चाहते ना हो कि आप इस दुनिया में रहो, तो वो अगर उसको बंद कर दे तो आप क्या करोगे? आपके पास दूसरा विकल्प होगा कि मैं दूसरा रास्ता तलाशूं कि कैसे मैं बाहर जाऊं। वो भी बंद कर दे तो तीसरा रास्ता विकल्प करना है। कुछ नहीं है, खुदा है, भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है, जो भी आप लोग बोल दो। तो ठीक उसी प्रकार ये भारत जो उत्तर की ओर खिसकाव हो रहा था और जब ये उत्तर की ओर से ये जो प्लेट था अंगारा लाइन की प्लेट खिसकाव हो रही थी, उस समय में भारत यहां पर रुक गया और भारत का खिसकाव अब अन्य दिशा की ओर हुआ और वो दिशा था नॉर्थ ईस्ट। आपको बता दूं दोस्तों, ये डायरेक्शन को हमेशा दिमाग में रखें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। और भारत उत्तर पूर्व दिशा की ओर मूव करना शुरू कर दिया। आपको बता दूं कि आज भी हमारा भारत देश उत्तर पूर्व दिशा में खिसक रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है ये भारत की प्रक्रिया आप लोगों को समझ में आई होगी और चूंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं और इसके बारे में हम सभी लोग विश्लेषण करेंगे बड़े पैमाने पर जब ज्योग्राफी की क्लासें आएगी। फिलहाल मैं आगे चलता हूं अपने पॉइंट पे। ये बातें मैंने क्लियर किया कि ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, पृथ्वी का निर्माण हुआ, भारत का निर्माण हुआ और ये भारत जो प्रारंभिक समय में गोंडवाना लाइन का पार्ट था और अभी भी गोंडवाना लाइन का पार्ट है, पर प्रारंभिक समय में जो दक्षिण में स्थित भारत था वो आज के समय में उत्तर पूर्व में स्थित है। तो दोस्तों अगर मैं रफ स्केल पे अगर मैप पे दिखाऊं तो एक छोटा सा झलक आप लोग देख सकते हो। सॉरी टू से पोलियो ओरिएंटेड ग्लोब। दोस्तों ये लाइन है जिसको मिड लाइन के नाम से हम लोग जानते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्वेटर, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में चर्चा करने जा रहे हैं। फिलहाल मैं बता दूं आपको रफ स्केल के रूप में, जैसा कि ये मैंने ले लिया भारत, ये पूरा का पूरा ये जो क्षेत्र दिख रहा है ये एशिया, ये पूरा का क्षेत्र जो दिख रहा है आपका अफ्रीका,
ये जो क्षेत्र आपका दिख रहा है ये उत्तरी अमेरिका, ये जो दिख रहा है आपका दक्षिणी अमेरिका, ये जो दिख रहा है आपका ऑस्ट्रेलिया, और ये जो दिख रहा है आपका अंटार्कटिका। मैंने रफ मैप पे स्केल किया, मैं मैप का यूज करूंगा, मैप के बारे में बताऊंगा, बट मैंने आपको सिर्फ बताया कि ये जितने भी कॉन्टिनेंट हमने बनाए वो सारे कॉन्टिनेंट जो थे वो कॉन्टिनेंट को मैंने यहां दर्शाया। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, दिमाग में रखना है, ये आपका एशिया कॉन्टिनेंट है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका साउथ अमेरिका है, ये आपका अंटार्कटिका है, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट हमारे वर्ल्ड में कितने हैं, तो आसानी से हम लोग बोल सकते हैं अफ्रीका 1, एशिया 2, उत्तरी अमेरिका 3, दक्षिण अमेरिका 4, अंटार्कटिका 5, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया 6, और एक जो छूटा हुआ है वो एक है आपका यूरोप। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोगों ने देखा महादेशों के बारे में या महाद्वीप के बारे में किस प्रकार, इसके बारे में और हम लोग विश्लेषण करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में, और इसी प्रकार हम लोग पढ़ेंगे महासागर के बारे में। ये आपका जो दिख रहा है ये पार्ट्स अटलांटिक ओशियन है, दैट इज कॉल्ड इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। ये जो ऊपर का क्षेत्र है ये आर्कटिक महासागर है, और ये जो क्षेत्र दिख रहा है ये पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर, और ये जो दिखता है इसको बोलते हैं हम लोग अंटार्कटिका महासागर या फिर दक्षिणी सागर के रूप में जानते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज समझ में आई होगी। अब मैं रुक करता हूं आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी, उस पे बात करने के लिए। और ये अगर समझ में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया हो तो भी अच्छी बात है, क्योंकि मैं इसके बारे में फिर से आपके पास आऊंगा लेकर वर्ल्ड ज्योग्राफी में। तो चलो दोस्तों मैं इसको हटा देता हूं, कहीं भी अगर छूट जाए आप लोग नोट कर लेना, और फिर मैं इसको पीडीएफ बनाकर भी आपको उसमें प्रोवाइड करा दूंगा। मैं एक बार रिकॉल कर लूं कि आज जो हम लोग ज्योग्राफी का क्लास कर रहे हैं, मैंने ये बताया आपको कि ज्योग्राफी क्या होता है, किस तरह से पढ़ना है। जैसा कि मैंने फैक्ट्स बताया, कॉन्सेप्ट भी दिमाग में रखना है, क्योंकि फैक्ट्स तभी अच्छे से आ पाएगा आपके पास जब आपके पास अच्छा कॉन्सेप्ट हो। जैसा कि मैंने बताया कि फादर ऑफ ज्योग्राफी हिकैटियस के नाम से जाना जाता है, और सबसे पहले भूगोल शब्द का जो जन्मदाता था वो एरेटोस्थेनीज था। ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूं ये फैक्चुअल है, फैक्ट की बातें हैं जो बदल नहीं सकता संभवतः। परंतु एक बात दिमाग में रखें, कंसेप्ट आपके लिए बहुत मायने रखता है दोस्तों। कंसेप्ट ही आज के डेट में आपको रिजल्ट तक पहुंचा सकता है। तो आगे रुक करते हैं हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की तरफ, और जैसा कि टाइम को बचाने हेतु मैंने ये डायग्राम पहले से तय करके रखा है। ये मैंने इंडियन ज्योग्राफी का सारा सिलेबस आपके सामने दिया हूं, हर एक एग्जाम के लिए ये सफिशिएंट है। तो मैं आज आपके सामने अविनाश चंद्रा इंडियन ज्योग्राफी के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 12 तक जो मैंने डाटा तय किया है उसमें क्या क्या चीजों का अध्ययन करना है वो मैं आज आपको बताऊंगा। दोस्तों आपको ये ना लगे कि भारत एक परिचय या ये सारा चीज सर ने खत्म कर दिया, मैं बिल्कुल इसको खत्म, बस पढ़ने के तरीके को डेवलप करवा रहा हूं। और अगले दिन से जब भी मैं क्लास लूंगा लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके चैप्टर वाइज मैं हर एक चीजों को सिलसिलेवार ढंग से उसको जोड़ूंगा। तो दोस्तों जब भारत एक परिचय हम लोग पढ़ने जाएंगे तो भारत एक परिचय पढ़ने से पहले फिर से छोटी छोटी मगर मोटी बातों को ध्यान में रखें। सपोज करो ये हमने लिया अर्थ, और अर्थ को जानने के लिए ये दिमाग में रखना है कि जो अर्थ का मोशन होता है, मोशन बोले तो गति, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पृथ्वी की घूर्णन गति और एक होता है पृथ्वी की परिक्रमण गति। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रोटेशन ऑफ द अर्थ, और इसको बोलते हैं रोटेशन ऑफ द अर्थ, और इसको बोलते हैं रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। दोस्तों दिमाग में ये रखें, इंग्लिश वाले तो बेड़ा पार हो जाते हैं, बट जो लोग हिंदी माध्यम के बच्चे होते हैं वो घूर्णन, परिक्रमण और परिभ्रमण में घूमते रह जाते हैं। इससे बचने के लिए आप दिमाग में ये रखें कि जो भी, अगर मैंने ये पृथ्वी लिया, अगर मैंने ये सूर्य लिया, तो सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी घूमती है उसको परिक्रमण गति कहते हैं, और पृथ्वी जो अपने एक्सिस पे घूम रही है उसको हम लोग घूर्णन गति कहते हैं। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। घूर्णन गति अपने एक्सिस पे घूमना, दैट मीन्स ये पृथ्वी है और जब ये अपने एक्सिस पे घूम रही है तो इसको हम लोग बोलते हैं पृथ्वी की घूर्णन गति, रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब यहां से क्या होता है इस चीज को समझना है,
फिर मैं बता दे रहा हूं, ये मुझे बताना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है इंडियन ज्योग्राफी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा निसंदेह रूप से कि सर इंडियन ज्योग्राफी का एक भी पार्ट्स आपने नहीं बताया और सारा आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट्स बताया। ये पृष्ठभूमि है। पृष्ठभूमि इसलिए जरूरी है क्योंकि कंसेप्ट है ये, और ये कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा दोस्तों तो फिर आप यहां पर आकर फंसोगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपका एक एक चीज कंसेप्ट क्लियर कर दूं ताकि आगे हर चीज आपको सहज और आसान लगे। तो मैं एक बात बता दे रहा हूं आपको, इसको कहते हैं रोटेशन ऑफ द अर्थ, और इसमें क्या क्या गतिविधियां होती है। जैसे पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी की घूर्णन गति जो अपने एक्सिस पे होती है, यहां से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस प्रश्न को भी रेखांकित करना उचित होगा। इसमें मैं पहला प्रश्न लेता हूं कि पृथ्वी अपने अक्ष पे जो घूमती है उससे होता क्या है। तो पृथ्वी जो अपने एक्सिस पे घूमती है उससे दिन और रात की घटनाएं घटती है। मतलब क्या कि सपोज करो ये लाइट जहां से आ रहा है, सोर्सेज ऑफ लाइट, वो अगर सनलाइट है और यहां पर पड़ रहा है, दैट मीन्स ये दिन होगा, और इस तरफ का जो बैक साइड है जो डार्क है वो रात होगा। लेकिन चूंकि रोटेशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी जब घूमेगी वेस्ट टू ईस्ट, जानना है दोस्तों, पश्चिम से पूर्व दिशा में पृथ्वी का घूर्णन गति संपन्न होता है। जो पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी जो घूम रही है, ये पृथ्वी घूमते हुए जहां पर ये लाइट आया दिन, ये रात, अब की इधर घूम गया तो अब ये दिन हो गया और ये रात, मतलब ये बदलेगा। तो एक्सिस पे जो घूमने की घटना है उसको घूर्णन या परिभ्रमण गति कहते हैं, और उसके द्वारा क्या होता है दिन रात। आपको बता दें कि पृथ्वी पूरा एक चक्कर लगाने में कुल 24 घंटे का समय लेती है। फिर मैं आपको बता दे रहा हूं, मैं अप्रोक्सीमेट आगे बढ़ रहा हूं, फिर इसके बाद जब मैं डीपली बताऊंगा तो एक एक पॉइंट आपको मैं बताऊंगा। फिलहाल समझ ले कि लगभग 24 घंटे का समय लेकर पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करती है, जिसके द्वारा दिन और रात की घटनाएं घटती है। तो यहां से दो प्रश्न पूछे जाएंगे कि पृथ्वी की घूर्णन गति से क्या समझते हो, पृथ्वी की घूर्णन गति से क्या होता है, तो दिन और रातें होती है। कितने समय में पूरा करते हैं, तो 24 घंटे में पूरा करते हैं, ये दिमाग में रखना है। दूसरा हम लोग आते हैं परिक्रमण गति में क्या होता है। जब परिक्रमण गति होता है तो जब सूर्य के नजदीक वो आएगा तो गर्म होगा कि ठंडा, गर्म होगा। जब दूर जाएगा तो क्या होगा, ठंड होगी। नजदीक आने पर गर्म होगा और दूर होने पर ठंड होगी। नजदीक आएगा, ये सपोज करो मैंने माना सूर्य है और ये आपका पृथ्वी है, जब ये नजदीक आएगी गर्म होगी, जब ये दूर जाएगी ठंड होगी। नजदीक गर्म, दूर ठंडा, नजदीक गर्म, दूर ठंडा, और ये प्रक्रिया चलते रहेगी उस कंडीशन में भी, और ये अपने एक्सिस पे घूमते रहेगी 24 आवर्स, एक दिन पूरा, एक दिन पूरा, एक दिन पूरा, इस तरह करके ये पृथ्वी पूरा रोटेट कर देती है, और इसी को हम लोग कहते हैं परिक्रमण गति। आपको बता दो, जिस प्रकार यहां से घूर्णन गति परिभ्रमण गति के कारण दिन और रात हुआ था, यहां पर ऋतु परिवर्तन की घटना घटती है। सीजनल चेंजिंग होता है, मौसम का परिवर्तन होता है, ठंडा, गर्मी, बरसात, बसंत, ये सब हम लोग देखते हैं। तो ये ऋतु परिवर्तन होता है, और ये कुल 365, अगर लीप ईयर ले लूं तो 366 डेज में ये कंप्लीट करता है। दोस्तों मैं फिर से बता दे रहा हूं, सारे चीजों पे हम लोग बारीकी से बात करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत। फिलहाल मैं छोटी छोटी मगर मोटी बातों को आप लोग को बता रहा हूं, एक एक पॉइंट को क्लियर कर लेना है, कुछ भी बचे नहीं। तो उम्मीद है कि ये दोनों चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। मैं फिर से रिकॉल करूंगा, एक्चुअल में जब मैं क्लास लूंगा और जब मैं ऑनलाइन क्लास लूंगा आप लोगों का, तो उस ऑनलाइन क्लास में बाद में पूछने का भी मौका मिलेगा, ताकि मैं आप लोगों से क्यूज सेक्शन करवा पाऊं। तो दोस्तों उम्मीद है ये समझ में आई होगी प्रक्रिया। आगे मैं चलता हूं इसको और आगे बढ़ाने के लिए। अब मैं जो बताने जा रहा हूं ये फैक्चुअल ज्यादा है, कंसेप्चुअल तो है ही दोस्तों। अब यहां से प्रश्न पूछना शुरू हो जाता है हर एक प्रकार के एग्जाम में। देखो मैं बता दूं कि एसएससी का एग्जाम आप देते हो, रेलवे का एग्जाम देते हो, पीसीएस का एग्जाम देते हो, सब में जीएस रहता है, सब में वही पढ़ना है। भारत का पढ़ना है, वर्ल्ड का पढ़ना है, हिस्ट्री में पढ़ते हो, एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न पढ़ना है, थोड़ा बहुत कहीं वर्ल्ड भी पढ़ने को मिलता है। आखिर वो चेंजिंग क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, चैप्टर वही, सब्जेक्ट वही, चेंजिंग उसके क्वेश्चन के पैटर्न पर होता है। आप एक पदाधिकारी बनने वाले, जिस पोस्ट के हिसाब से आप के पास वो पद आने वाला है, उस पद के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करने होंगे। तो ये सपोज करो मैंने पृथ्वी माना, और पृथ्वी का जो मिड पॉइंट है इसको समझना है। इसको समझने से पहले आप लोगों को दो चीजों का अध्ययन करना अति आवश्यक है, और वो दो चीज है अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। दोस्तों मैं बता दूं कि अक्षांश रेखा दैट मीन्स लैटिट्यूड, इंग्लिश में बोलते हैं इसे, मैं लिख दूं लॉन्गिट्यूड। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, इन दोनों चीजों को फिर से मैं बताऊंगा जब मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्लास लूंगा।
फिलहाल मैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें में इसको थोड़ा सा आपको हेल्प कर दूं कि अक्षांश रेखा कहते किसे हैं। तो आपको बता दूं दोस्तों कि जो भी लाइन, चूंकि मैंने अभी बताया था कि ये ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ है, इधर ईस्ट है और ये वेस्ट है, इधर हुआ तो नॉर्थ ईस्ट, इधर हुआ तो साउथ ईस्ट, इधर हुआ तो साउथ वेस्ट, इधर हुआ तो नॉर्थ वेस्ट। डायरेक्शन का जब आप रीजनिंग में सवाल बनाओगे तो अमूमन ऐसा आता है, बहुत सारे बच्चे कॉपी को घुमाकर यूं करके यू टर्न करके बनाते हैं, बहुत सारे लोग इधर से चढ़ के इधर से चढ़कर बनाते हैं। तो दिमाग में ये आपको रखना है कि कौन सा डायरेक्शन किस तरफ होता है। तो जैसा कि हम लोग पा रहे हैं, अक्षांश रेखा के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ये जो पृथ्वी है लगभग गोल है, नारंगी के जैसा गोल है, ऑरेंज नारंगी के जैसा गोल है। अब ये अक्षांश रेखा वो रेखा को कहते हैं जो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई। दैट फॉर एग्जांपल ये मैंने ये ले लिया, ये जितनी भी लाइन आपको दिख रही है ना, ये सारा का सारा अक्षांश रेखा होगा। मतलब अगर आपसे कोई पूछ दे कि अक्षांश रेखा क्या है, तो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व या विषुवत रेखा के समांतर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है जिसे अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। तो ये किताबी भाषा है जो आप लोग आराम से लिखेंगे, पढ़ेंगे, समझना है। यहां पर अपने आत्मसात करना, अपने दिल से गवा देना चाहिए कि हाँ ये आंसर होना चाहिए। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं काट सकती है कि वो आंसर सही होगा अथवा गलत, क्योंकि आपके पास कंसेप्ट है, और कंसेप्ट जिसके पास है, जिस बंदे के पास कंसेप्ट है, उसके पास फैक्ट्स आएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अक्षांश रेखा पूरब से पश्चिम खींची गई एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो विषुवत रेखा के समानांतर होती है। किसी भी चीज की शुरुआत जीरो से होती है। ब्रह्मगुप्त का नाम आप लोगों ने सुना होगा इतिहास में, आर्यभट्ट का नाम सुना होगा आप लोगों ने इतिहास में, जिन्होंने जीरो के खोजकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। तो किसी भी चीज का प्रारंभ डिजिट में जीरो से होती है, शून्य। तो हमने जीरो ले लिया, और ये 0 डिग्री को हम लोगों ने कहा इक्वेटर। मैं मैप को थोड़ा अच्छे से बना दूं ताकि आप लोग नोट भी कर पाएं, तो बढ़िया से इसे नोट करके अपने जेहन में रख पाएं। आप लोग भी कॉपी कलम लेकर इसे नोट कर सकते हैं। जब मैं ऑनलाइन क्लास लूंगा तो एक एक चीज तोड़कर बताऊंगा, ताकि आप लोगों का भी जो प्रश्न होगा वो मुझे पता चल पाए कि आप लोगों को कहां परेशानियां हैं। अभी तो मैं आप लोगों की समस्या से अवगत हूं नहीं, बट हो जाऊंगा। अब मैं चलता हूं। ये सपोज करो मैंने एक लाइन लिया, मिड पॉइंट, पृथ्वी का मिड पॉइंट, ये जो आप लोगों को ग्लोब में दिख रहा है मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट सबसे बड़ा पॉइंट होता है, और ये स्टार्ट होता है 0 डिग्री, जिसको हम लोग भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। दोस्तों दिमाग में रखना है, इसे हम लोग भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। मतलब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए, मैं अक्षांश रेखा के बारे में बता रहा हूं, देशांतर के बाद फिर मैं आऊंगा। तो अक्षांश रेखा में अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 0 डिग्री जो है वो 0 डिग्री अक्षांश को क्या बोलते हैं, तो हम लोगों का आंसर होगा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ठीक है। दूसरा ये शब्द होगा कि ये अक्षांश रेखा जो है 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे बढ़ेगा। फिर मैं बता दे रहा हूं कि मैं अक्षांश और देशांतर बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा आप लोग को। मेरा ये अक्षांश और देशांतर पढ़ाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद इसलिए है क्योंकि मुझे इंडियन ज्योग्राफी को बखूबी समझाना है आपको। इसलिए जो इंडियन ज्योग्राफी को समझाने के लिए आवश्यकता है, उन सारी आवश्यकताओं की कड़ी को मैं यहां जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। तो ध्यान रहे दोस्तों कि जब मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा आपको, तो एक एक चीजों का निचोड़ आपके पास उपस्थित होगा। तो मैंने अभी कहा कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोगों ने नाम दिया क्या? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं। इसी प्रकार 1 2 3 4 करते हुए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको लेकर चलेंगे। कुछ बच्चों के दिमाग में होगा सर 1 2 3 4 क्यों नहीं लिए, तो उसके बारे में भी है। आप ये दिमाग में रखो कि जैसे महात्मा गांधी का नाम जानते हो क्या? महात्मा गांधी के और सब दोस्तों के नाम जानते हो? एनीवन, कोई भी एक बता दो कि मुझे महात्मा गांधी का, तो याद करना पड़ेगा दोस्तों कि महात्मा गांधी का दोस्त कौन था। यानी जो मुख्य रूप से रहते हैं उसे ही हम लोग याद करते हैं। तो जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसी चीज को पढ़ना है, याद रखना है। लाइन और लेंथ आपको सही रखना है, मार्गदर्शन सही रखना है, सही दिशा में जाना है, और दिशा और दशा जब आपका सही होगा आप रिजल्ट ले सकते हो। भूमध्य रेखा के ऊपर जब हम लोग जाते हैं तो 1/23 डिग्री नॉर्थ, 3.5 डिग्री नॉर्थ को हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा कितनी डिग्री? 23.5 डिग्री। नॉर्थ की साउथ, नॉर्थ में है। ओके, ये उत्तर में है या दक्षिण में है? तो उत्तर में है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पृथ्वी को 2 भागों में बांटा गया है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड एक साउदर्न हेमिस्फीयर, अर्थात उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। जब आप लोग पृथ्वी विश्व का मैप देखोगे, मैं एटलस में बताऊंगा, मैपिंग करके बताऊंगा, तो उसमें आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा कि ऊपर वाले पार्ट्स में स्थलीय पार्ट्स ज्यादा हैं। जैसा कि मैं रफ स्केल में आपको खींची दे रहा हूं, ये आप देखो, ये एशिया है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ये ऑस्ट्रेलिया है।
अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहां पर बनाया था महादेशों का नाम, उन सारे महादेशों को मैंने रिकॉल किया और यहां पर देखा मैक्सिमम पार्ट्स ऑफ लैंड, जो आपके लैंड्स के मैक्सिमम पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, वो आपको अपर पार्ट्स यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिख रहे हैं। इसलिए उत्तरी गोलार्ध को हम लोग स्थलीय गोलार्ध भी कहते हैं। एक एक पॉइंट को दिमाग में रखना है, ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे और यहां से एक भी प्रश्न आपका मिस नहीं होना चाहिए। जो आपका उत्तरी गोलार्ध है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दैट इज कॉल्ड लैंड हेमिस्फीयर, मतलब उसे हम लोग स्थलीय गोलार्ध कहते हैं क्योंकि स्थलों की जो संख्या है वो अधिक है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में हम लोग देखते हैं कि सारा का सारा वाटर पार्टिकल्स है, मैक्सिमम पार्ट्स पार्टिकल्स है, इसलिए हम लोग इससे जलीय गोलार्ध या सागरीय गोलार्ध के नाम से जानते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आ रहा है। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध को हम लोगों ने स्थलीय गोलार्ध कहा, दक्षिणी गोलार्ध को हम लोगों ने सागरीय गोलार्ध कहा या जलीय गोलार्ध कहा। अब आते हैं अपने पॉइंट पे, इसे क्या कहा, 0 डिग्री अक्षांश की देशांतर अक्षांश। क्यों सर, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम खींची गई रेखा है, काल्पनिक रेखा है, ये भूमध्य रेखा है। मिड, भू मध्य, भू का मतलब पृथ्वी, मध्य मतलब बीच, पृथ्वी के बीचों बीच वैसी रेखा जो दो भागों में काटती है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, उसे हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड विषुवत रेखा, इक्वेटर। और जस्ट भूमध्य रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ के पास आएंगे उत्तरी गोलार्ध में, उसे हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। अब आप इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ोगे तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, कैसे गुजरती है, वो सारा मैं जिक्र करूंगा, थोड़ी देर और इंतजार करो। इसके ऊपर अगर मैं चलूं तो इसके ऊपर उसी प्रकार से 66 डिग्री नॉर्थ यानी 66.5 डिग्री नॉर्थ में आर्कटिक वृत्त का नाम आता है, आर्कटिक सर्किल। और इसके ऊपर चलूं तो ये ऊपर 90 डिग्री नॉर्थ में नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं। आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में बताया था जीके, जीएस एंड जीए, और मैं जो अध्ययन करवा रहा हूं उसका नाम है जीएस, और जीएस में मैं जिस टॉपिक को लेकर चल रहा हूं वो है ज्योग्राफी। थोड़ा सा याद करो, रिकॉल करो, आप जो पहले पढ़े थे उसमें मैंने जब जीके का चर्चा किया था, यहां से कुछ पॉइंट लेकर आऊंगा मैं। 90 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तरी ध्रुव, जाहिर सा बात है बच्चों की ये उत्तरी ध्रुव सूर्य से काफी दूर होने के कारण ठंडा होता है, और ये उत्तरी ध्रुव पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति जो थे वो रॉबर्ट पियरे थे, जबकि दक्षिणी ध्रुव पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति एमुंडसन थे। तो ये जो मैंने दो बातें बताई दैट इज कॉल्ड फैक्ट, और ये जो मैंने बातें बताई इसी को बोलते हैं जीके। ठीक है, तो अब आप लोग को बहुत सारा चीज समझ में आ रहा होगा कि जीके, जीएस, जीए क्या है। अभी जीए का मैंने चर्चा नहीं किया, कोई पढ़ाया नहीं है। मैं एवरीडे करंट का भी क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं, हर एक एग्जामिनेशन को देखते हुए मैं आप लोगों का स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो दोस्तों आप आगे बढ़ते हैं, ये उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा। 0 डिग्री भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा, 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक वृत्त एंड 90 डिग्री नॉर्थ जो है वो उत्तरी ध्रुव के नाम से जाना जाता है, नॉर्थ पोल। अब आते हैं इसी प्रकार नीचे 23.5 डिग्री साउथ में, यानी दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री साउथ है, इसे हम लोगों ने मकर रेखा का नाम दिया। टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों। इसके बाद उसी प्रकार हम लोगों ने चला 66.5 डिग्री साउथ, जिसे हम लोगों ने अंटार्कटिक या अंटार्कटिका वृत्त के नाम से जानते हैं। इसके बाद दोस्तों यहां पर 90 डिग्री है, जिसे हम लोग साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को बखूबी ये समझ में आ रही होगी। मैं फिर से रिकॉल कर दूं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, आर्कटिक वृत्त, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, अंटार्कटिक वृत्त, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब ये बात आती है कि सर आपने अक्षांश के बारे में बताया, दो अक्षांशों की बीच की दूरी को, ये जो मैं बता रहा हूं ये फैक्ट सही जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड इज कॉल्ड व्हाट। दो अक्षांशों के बीच की दूरी को जोन कहते हैं। ध्यान में रहे, दो अक्षांशों के बीच की दूरी को जोन कहते हैं। अक्षांश रेखा से क्या मदद मिलती है हमें भूगोल में? अक्षांश रेखा हमें जलवायु को इंडिकेट करता है, क्लाइमेट। जब मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, तो बेसिक रूप से मैं बताऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर, सीजन एंड क्लाइमेट। बहुत सारे बच्चे इस कड़ी को जोड़ देते हैं, यार मौसम है, जलवायु है, वेदर है, तीनों एक ही है, पवन है, हवा है एक ही है, नदी है, पानी है एक ही है, बट कॉमन थोड़ा थोड़ा इसमें टेक्निकल वर्ड्स का अंतर रहता है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों हम लोग आते हैं, दिमाग में 2-3 प्रश्न जो आ रहे हैं वो याद रखना है कि अक्षांश रेखा जो पूर्व से पश्चिम खींची गई है, पश्चिम से पूर्व खींची गई है, काल्पनिक रेखा। अक्षांश रेखा जो है वो जलवायु को आइडेंटिफाइड करती है। 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री को नॉर्थ को कर्क रेखा, 66.5 डिग्री नॉर्थ को आर्कटिक वृत्त और 90 डिग्री नॉर्थ को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। उसी प्रकार दक्षिणी ध्रुव भी आप लोगों ने सीखा। अब हम लोग चलते हैं, एक और मैंने बताया था, सॉरी,
ये दो अक्षांशों के बीच की दूरी को जोन कहते हैं। अब मैं आता हूं देशांतर रेखा पे। याद रहे कि फिर से मैं बताऊंगा कितना किलोमीटर क्या है कैसे, सारा चीज हम लोग चलेंगे जब वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्लास स्टार्ट होगी। तो दोस्तों अब चलता हूं मैं देशांतर रेखा। जिस प्रकार हम लोगों ने पढ़ा कि जो अक्षांश रेखा है वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के समानांतर होते हैं, और देशांतर रेखा जो होगी वो आपका एक बिंदु से दो बिंदु को मैच करेगी। ध्यान रखना है दोस्तों, मैंने क्या कहा, एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मैच करेगी। दैट मीन्स उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को, ये मैं स्पीड में कर दे रहा हूं, इसे देशांतर रेखा कहते हैं। तो देशांतर रेखा किसे कहते हैं? जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मैच करे, जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाए, उस काल्पनिक रेखा को हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। अब दोस्तों एक प्रश्न, छोटा सा एक और प्रश्न पूछा जाता है, जब मैं इसको इंक्लूड कर दूं तो 0 to 90 90 डिग्री नॉट मतलब 90 डिग्री ये गया, और 0 to 90 90 मतलब 90 डिग्री ये गया। 90 90 कितना हो गया दोस्तों? 180 डिग्री। एक्चुअल में एक कॉमन है इसलिए 179 डिग्री होता है, बट लेते हैं 180 डिग्री, कहीं कहीं बुक में 181 भी देता है। तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड अगर पूछा जाए, अक्षांशों की कुल संख्या कितना है, तो एक्चुअल में 179 है, लेकिन आप 180 बोल सकते हो। कुछ बुक में 181 इसको एडवांस कर लिया जाता है। इसके बारे में और डिटेल्स करूंगा मैं जब वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्लास लूंगा। अभी फिलहाल छोटी छोटी मगर मोटी बातें। उसी प्रकार जब मैं देशांतर के बारे में बात करूं, जहां यहां बात किया था कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी को हम लोग जोन कहे, उसी प्रकार दो देशांतरों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड गोरे। यानी दो देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं, जबकि दो अक्षांश के बीच की दूरी को जोन कह रहे थे। ये सारे प्रश्न इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये सारे एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। प्रीवियस आप पलट कर देखना, हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की गिनती में आते हैं ये। और जिस प्रकार हम लोग यहां पर कंपैरिजन किए थे, अक्षांश रेखा जलवायु को इंडिकेट करता है, उसी प्रकार देशांतर रेखा समय को आइडेंटिफाइड करता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि अक्षांश और देशांतर से आप रूबरू हुए होंगे। बहुत सारे दोस्तों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा क्या है, सर ग्रीनविच लाइन क्या है, सर स्टैंडर्ड IST क्या है। तो मैं फिर से बता दूं दोस्तों कि आप लोगों का जो ये क्लास चल रहा है, ये इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाने का मकसद है। किस तरह से आप लोगों को तैयारी करनी है उसके बारे में मैं बता रहा हूं। और अगले क्लास से जब भी मैं क्लास लूंगा, जो भी लेक्चर लूंगा, पार्टिकुलरली कोई एक पेपर का एक टॉपिक उठाकर मैं उसके बारे में निचोड़ को बताऊंगा। तो आज मेरा मुख्य बताने का ध्येय मात्र यही है कि किस प्रकार से पढ़ाई को देखा जाए, किस प्रकार के पढ़ाई के तरीके को बदला जाए, और किस प्रकार कॉन्सेप्ट को आधार बनाकर, अपने फैक्ट्स को मजबूत बनाकर अपने मंजिल को प्राप्त कर पाए। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अगर ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करना, ताकि मैं उसे आप लोग तक पहुंचा पाऊं। अब मैं आता हूं बेसिकली अपने पॉइंट्स पे। काफी समय ले लिया दोस्तों आप लोगों का, तो अब मैं एक्चुअल फॉर्म में आ रहा हूं। जो एक्चुअल फॉर्म हमारा है वो है इंडियन ज्योग्राफी। मतलब इतने दिन तक, इतने समय तक जो मैंने किया, यू कैन से टाइम पास थोड़ा बहुत, बट ये जो छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, मेरा एक विचार है कि इंसान जो होता है, जो भी विद्यार्थी होते हैं, पढ़ाई करने का हर एक लोगों में जज्बा होता है, नौकरी लेने का हर एक लोगों में जज्बा होता है, कुछ भी कर गुजरने का हर एक लोगों में जज्बा होता है, पर वो करना नहीं चाहता या कर नहीं सकता। सबके अंदर वो जुनून है, सबके अंदर वो क्षमता है कि कुछ ना कुछ कर पाए, पर वो कर नहीं पाता। उसका मार्गदर्शन में कमी होती है। उस मार्गदर्शन को, अच्छे मार्गदर्शन को बनाना हमारा ध्येय है, और उसके अंदर जो उबाल है, जो जुनून है, उस जुनून को बरकरार रखना यह हमारा ध्येय है, ताकि आप अपने मंजिल को आसानी से प्राप्त करें और आगे बढ़े। चलता हूं दोस्तों, आज का जो मुख्य टॉपिक है, जहां से मैंने शुरुआत किया था, वो है इंडियन ज्योग्राफी। कुछ समय को बचाने हेतु मैंने ये इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस आपके पास लिख दिया हूं। आप चाहे तो नोट कर सकते हो, अदरवाइज नोट्स में PDF में भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा बाद के समय में। तो दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी जो भारत का भूगोल, जैसा कि हम लोगों ने यहां पढ़ा था कि भारत का निर्माण कैसे हुआ, तो इसके बारे में दिमाग में ये रखना है कि अगर पूरे विश्व के स्तर पे हम लोग बात कर ले, तो ये आपका अभी मैंने बताया कौन सा लाइन था, तो 0 डिग्री इक्वेटर, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा था। ये कौन सी लाइनें थी? कर्क रेखा, टॉपिक ऑफ कैंसर। ये कौन सी लाइनें थी? मकर रेखा। तो मैं जिस भारत का बात कर रहा हूं वो भारत यहां है, वो भारत यहां है। अगर मैं इसको रफ स्केल में देखूं, ये भारत है। भारत के एक साथ अगर श्रीलंका को ना दूं तो श्रीलंका शायद बुरा मान जाए। तो ये भारत जो आपको दिख रहा है, तो बेसिकली ये भारत किस दिशा में है?
यहां से भी एक प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैंने पहले ही क्लास में, पहले ही दिन, यहां पहले ही समय में बताया कि ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। तो आप लोग बताओ बच्चों कि ये जो नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो भारत किस दिशा में होगा? यानी नॉर्थ ईस्ट में होगा। तो भारत की स्थिति, अवस्थिति कहां होगी? तो उत्तर पूर्व दिशा में होगी। ये सारे प्रश्न लेकर आऊंगा मैं। फिलहाल मैं आज बखूबी रूप से बता दूं कि आज हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर आपके पास आएगा वो सारे इंडियन ज्योग्राफी का एक एक पार्ट्स बाय पार्ट्स आएगा। तो दोस्तों मैं चलता हूं अपने आज के टॉपिक के द्वारा। फर्स्ट टॉपिक है आपका भारत एक परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। भारत का नाम भारत पड़ा कैसे, इसमें क्या क्या पढ़ना है वो मैं बता दे रहा हूं। मतलब आप बोल सकते हो कि जो इंडियन ज्योग्राफी में मूलभूत आवश्यकताएं की चीज हैं, जो जो मुझे पढ़ना है, उस चीजों के बारे में मैं आज फोकस कर दूं, ताकि आपके दिमाग में भली भांति रहे कि मुझे क्या टारगेट करना है। जिसका लक्ष्य साध ना हो, जिसका एम सही ना हो, जिसका निशाना सही ना हो, वो फिर रिजल्ट की बातें कैसे कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि अर्जुन की भांति मछली के आंख पे तीर साधिए और ठीक टू द पॉइंट जाते हुए उस मंजिल को हासिल करिए। तो चलते हैं दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी की ओर। और वो पहला टॉपिक है आपका भारत एक परिचय। इसमें हम लोगों को बेसिकली क्या पढ़ना है, इसमें हम लोग इस जानकारी लेंगे कि भारत कहां अवस्थित है, भारत का नामांकन कैसे आया, भारत की खगोलीय अवस्थिति किस प्रकार से है, भारत की भौगोलिक अवस्थिति किस प्रकार की है, भारत की सीमाएं किस प्रकार की है। जैसा कि मैं अगर थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दूं, फिर से मैं बोल रहा हूं दोस्तों, बुरा ना माने। पोलियो ओरिएंटेड भारत इंडिया थोड़ा सा टेढ़ा है, अच्छा है। तो ये भारत को मैंने ले लिया। अब इस भारत के लोकेशन को जब मैं लूंगा तो मैं देखता हूं यहां पर पाकिस्तान है, इधर अफगानिस्तान है, इधर चाइना का है, इधर नेपाल है, इधर भूटान है, इधर आपका म्यांमार का क्षेत्र है, इधर बांग्लादेश का क्षेत्र है और ये श्रीलंका है। इधर मैं देख लूं तो यहां पर आपका बे ऑफ बंगाल है, इधर मैं ले लूं तो यहां पर आपका अरेबियन सी है। यानी ये जो दक्षिण का पार्ट्स आपको दिख रहा है दैट इज कॉल्ड इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि जब मैं क्लास लेता रहता हूं तो बच्चों की एक खुशमिजाज शिकायतें होती है, और वो शिकायतें होती है कि सर आप थोड़ा फास्ट पढ़ाते हो। मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं कि वो अपने गति को थोड़ा बैलेंस करके चलूं और आप लोगों को वो चीज़ समझाने का प्रयास करूं। तो अगर किसी भी तरह का समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कर सकते हैं। दोस्तों मैं चलता हूं, ये दिखा दूं कि ये हिंद महासागर है, ये अरबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है और ये सारे पार्ट जो आप यहां पर देख रहे हो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है। जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बता चुका है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट कहां था, भारत कहां था, गोंडवाना लैंड क्या था, अंगारा लैंड था, सारा चीज आपके दिमाग में चल रहा होगा। भारत एक परिचय के अंतर्गत भारत की भौगोलिक सीमा, भारत का क्षेत्रफल कितना है, उत्तर से दक्षिण का विस्तार क्या है, पूरब से पश्चिम का विस्तार क्या है, भारत की सीमा से सटे हुए कौन कौन से देश हैं, भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, किस किस महासागर या सागरों से जुड़ा हुआ है, भारत का एरिया क्या है, और ये भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए कितने राज्य हैं, इन सारी चीजों का अवलोकन भारत एक परिचय के संदर्भ में करना है। तो इसमें और भी चीजें जो बातें होंगी वो एक एक चैप्टर वाइज में चलूंगा तो आपको सारा चीज समझ में आएगी। दोस्तों दूसरा चैप्टर मैं यहां देख रहा हूं, भारत का भौगोलिक परिचय, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। इसमें बेसिकली हम लोग को यह पढ़ना है कि भारत में चूंकि 4 भाग में ये बटा होगा, मैं थोड़ा हिंट्स कर दे रहा हूं आप लोग को, अभी मैं क्लास नहीं ले रहा हूं, फिर से बता दे रहा हूं, उस चीजों के बारे में अवगत करा रहा हूं जो आप लोग समझ लें कि क्या क्या हम लोगों को अगले चैप्टर में पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, अगला क्लास मिस ना करें। और अगर आप लोगों को पढ़ाई ये समझ में आ रही हो तो मैं अविनाश चंद्रा आप लोगों के सहयोग से आप लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहता हूं जिससे आप लोग छोटी छोटी बातों को भी लेकर आगे बढ़ें और अपने सपनों को साकार करें। इसके लिए आपकी सहयोग की जरूरत होगी मुझे। तो आप लोग जहां भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं क्या समस्या है आपकी। तो दोस्तों इसके लिए आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज्यादा हो सके इसे शेयर करें ताकि जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चों को इस चीज से अवगत हो जाए कि एक एक चीज एक एक पॉइंट को क्लियर करके ही रिजल्ट प्राप्त किया जा सकता है। भारत के भौगोलिक परिचय में हम लोगों को यह पढ़ना है, क्योंकि ये जब हम लोग अध्ययन कर, उम्मीद है ये सारा चीज समझ में आया होगा। भारत एक परिचय के मैंने बारे बताया,
भारत का भौगोलिक परिचय जो मैं चर्चा कर रहा हूं, एक दो शब्दों में मैं लिखकर आपको बयां कर दे रहा हूं, इसमें क्या क्या चीज को हम लोगों को पढ़ना है। जैसा कि मैं इसे देख पा रहा हूं, 4 भागों में इसे बांट दूं। पहला पार्ट जो है भारत की पर्वतीय भूमि या भारत का पर्वतीय क्षेत्र आप बोल सकते हैं। दूसरा मैं बांट दूं प्रायद्वीपीय पठार। तीसरा मैं बांट दूं उत्तर भारत का विशाल मैदान। और चौथा मैं बांट दूं तटीय प्रदेश और द्वीप। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, भारत के भौगोलिक परिचय में हम लोगों को जो बेसिकली पढ़ना है वो 4 पार्ट्स है और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यहां से पूछे जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो मैंने लिया वो भारत की पर्वतीय भूमि या पर्वतीय क्षेत्र जो आपके भारत में स्थित, जैसा मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं, आप लोग देखें। अगले क्लास में जब मैं पार्टिकुलरली बताऊंगा तो मैप के थ्रू सारी चीजों का अवलोकन कराऊंगा आप लोगों को। तो दिमाग में ये रखना है, जो भारत की पर्वतीय क्षेत्र है, मॉन्टेनिक रीजन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया इंग्लिश में बोलते। तो ये वाला जो पार्ट्स, इसमें क्या क्या पढ़ना है, बेसिकली हमें यहां पढ़ना है हिमालय वाला क्षेत्र। दोस्तों दिमाग में रखना है हिमालय, हीम जोर आलय, बचपन में पढ़ते हैं संधि विच्छेद, हीम जोर आलय। हीम का अर्थ बर्फ, आलय का मतलब घर, मतलब बर्फों का घर जो है उसे हम लोग हिमालय कहते हैं। बेसिक रूप से हमें यह दिमाग में रखना है कि हिमालय के कितने पार्ट्स होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हिमालय। तो इसको बेसिकली 2 भागों में बांटकर पढ़ेंगे, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो दोस्तों ये मैं बताऊंगा, मैं जब भी मैं स्टार्ट करूंगा ये क्लास, जब मैं पार्टिकुलरली एक एक सब्जेक्ट के बारे में, एक एक टॉपिक के बारे में चर्चा करूंगा, तो उसके दरमियान हर एक चीजों का विस्तृत रूप से अवलोकन कराऊंगा। आज मैं फिर से बता दूं कि आप लोगों के क्लास का देने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये था कि आप लोग ये जान लो कि इंडियन ज्योग्राफी हम लोग को किस प्रकार से पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ने हैं और कैसे अध्ययन करना है। भारत के पर्वतीय क्षेत्र में हिमालय का पास, ट्रांस हिमालय आप लोगों ने सुना होगा, महान हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, ये सारी चीजों का अध्ययन हम लोगों को इस चैप्टर के अंतर्गत करना है। प्रायद्वीपीय पठार मतलब पेनिसुलर इंडिया। प्रायद्वीप का मतलब होता है जो 3 ओर से पानी से घिरा हो। दैट फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लिया अभी थोड़ी देर पहले, मैंने जो यहां आपको मैप बनाया था, ये था बे ऑफ बंगाल एंड दिस इज कॉल्ड अरेबियन सी, और ये आपका है इंडियन ओशियन। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर। तो बेसिकली इसको समझने के लिए ये समझना है कि जो पेनिसुलर होता है, जो प्रायद्वीपीय होते हैं, प्रायद्वीप कहते किसको हैं, वैसा भूक्षेत्र, वैसा लैंड पार्ट्स, वैसा जमीन, वैसा भूभाग जो 3 ओर से पानियों से घिरा हो। अर्थात एक तरफ पश्चिम के तरफ अरब सागर से, पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी से और दक्षिण के तरफ हिंद महासागर से। इन तीनों अवस्थिति के कारण ही भारत को प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जाना जाता है। और भारत के दक्षिणी भाग को बेसिकली, दक्षिणी भारत को प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जाना जाता है। चूंकि इस भाग में पठारी क्षेत्र अधिक होने की वजह से इसे प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा होगा, पठार, प्लेटू किसको कहते हैं, पर्वत किसे कहते हैं, मैदान किसे कहते हैं, झील किसे कहते हैं, जलप्रपात किसे कहते हैं, ये सारी चीजों का अवलोकन पॉइंट बाय पॉइंट में आपको बखूबी कराऊंगा, चैप्टर वाइज जब मैं आप लोग के सामने लेक्चर लेकर आऊंगा। तो फिलहाल हम लोग चले आगे। प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चन का अवलोकन होगा। दैट फॉर एग्जाम्पल अरावली की श्रृंखला होगी, विंध्याचल का श्रेणी होगा, सतपुरा की श्रेणियां होगी, पश्चिमी घाट होगी, पूर्वी घाट होगी, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट के मिलन बिंदु को नीलगिरी कहेंगे, अन्नामलाई की श्रेणी होगी, और इससे जुड़े बहुत सारे तथ्यों का अवलोकन हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत करने वाले हैं। दोस्तों आज मैं बता दूं किस किस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। आगे चले, उत्तर भारत का विशाल मैदान। बेसिकली भारत के भाग को अगर हम लोग देखें तो ये वाला जो नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज नदी, बहुत सारी नदियां जो चल रही है, इन सारे नदियों के क्षेत्र में, इस क्षेत्र से जिसका निर्माण होता है उसे मैदान कहते हैं। और इसको मैं विस्तृत रूप से आप लोगों को बताऊंगा कि मैदान कहते किसे हैं। जैसा मैंने बताया एक चैप्टर ही आप लोगों के पास आएगा, पर्वत, पठार और मैदान। उसमें मैं विश्लेषणात्मक रूप से आपको बताऊंगा कि पर्वत किसे कहा जाता है, पठार किसे कहा जाता है, मैदान किसे कहा जाता है, उससे जुड़ी हुई तमाम जो तथ्य होंगे वो तथ्य को मैं बताऊंगा।
उत्तर भारत का विशाल मैदान, बेसिकली जो भी नदियों, बड़ी बड़ी नदियां जो आती है उसके द्वारा जो मैदान का निर्माण हुआ उत्तर भारत में, उसे उत्तर भारत का विशाल मैदान कहते हैं। इसके बाद आते हैं तट। तट मीन्स कोस्ट, मतलब जो वैसा क्षेत्र, वैसा भूभाग, वैसा जमीन जो पानी या समुद्र के क्षेत्र से टच करता हो, दैट इज कॉल्ड कोस्टल एरिया, उसे हम लोग तटीय प्रदेश कहते हैं। जैसे ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र तटीय प्रदेश। और द्वीप, द्वीप उस भूखंड को कहते हैं जिसके चारों ओर जल हो, सराउंडिंग बाय वाटर। अगर चारों तरफ वैसा भूक्षेत्र, वैसा जमीन का पार्ट्स, वैसा पार्ट्स जो चारों तरफ जलमग्न हो, उसको हम लोग द्वीप कहते हैं। तो दोस्तों ये जो मैं बता रहा हूं ये आपका है कंसेप्ट। द्वीप किसे कहते हैं, प्रायद्वीप किसे कहते हैं। और अगर आप फैक्ट्स पे आओगे तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, जैसा आप लोग जान रहे होंगे। ये क्वेश्चन जो है फैक्चुअल क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो फिर आप लोगों के दिमाग में आएगा सर आपने क्यों बताया कि द्वीप कहते किसको हैं। तो बच्चों जब तक आप लोग ये नहीं समझोगे कि द्वीप किसे कहते हैं, प्रायद्वीप किसे कहते हैं, द्वीप समूह किसे कहते हैं, तब तक आप लोग इस फैक्ट्स को भी ग्रहण नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोग पढ़ते हैं भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है। रिफ्ट वैली पता नहीं है दोस्तों, तो आप कैसे अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सी नदी रिफ्ट वैली से गुजरेगी। मैं आऊंगा आगे। तो मैंने ये बता दिया कि भारत, विश्व का जो है सबसे बड़ा द्वीप जो होगा वो ग्रीनलैंड द्वीप है। अगर मैं यहां प्रायद्वीप के बारे में बात करूं तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है, जैसा आप लोग जान रहे होंगे। तो इस प्रकार के विभिन्न तथ्यों को लेकर मैं आऊंगा अगले लेक्चर से, जो हमारा लेक्चर आधारित होगा फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट दोनों पे, परंतु उसका मूलभूत आधार जो छुपे होंगे वो कॉन्सेप्ट पर होगा, जो मैं इस चैप्टर के द्वारा आप लोगों को दिखाऊंगा। आज मेरे आने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना मात्र है कि मैं आपको बता दूं कि अगले क्लास से हम लोगों को किस प्रकार से पढ़ना है। और जब भी आप बैठेंगे हमारे लेक्चर को देखने के लिए तो जरूर अपने पास मैप रखें ताकि आप लोगों का अध्ययन और अच्छा हो सके। तो दोस्तों मैं चलता हूं अगले पॉइंट की ओर। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा भारत का भौगोलिक परिचय, अगले पॉइंट में जब हम लोग आएंगे भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश और भारत के भौगोलिक परिचय में बहुत ज्यादा फर्क, बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। विभिन्न भूगोलवेत्ताओं के अनुसार इन दोनों में बहुत कुछ समानताएं देखने को मिलेगी। संभवतः भारत का भौगोलिक परिचय में ये भारत जो हमारा स्थित है, ये पूरा भारत की अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है, इसके बारे में अध्ययन करना है। इसकी सीमा रेखाओं के बारे में बात करना है, इसकी सीमा रेखा के नाम के बारे में याद करना है। जबकि भारत के भौतिक प्रदेश को अगर जोड़ दें तो अभी जैसा मैंने पहले बताया था, उन सभी चीजों का बृहद अवलोकन ही भारत का भौतिक प्रदेश कहलाता है। तो दोस्तों अब मैं आगे चलूं, अगला पॉइंट है आपका अपवाह तंत्र और प्रतिरूप। फिर से मैं बता दूं कि ये सारा चीज जो मैं बता रहा हूं, आज बता नहीं रहा हूं, सिर्फ समझा रहा हूं कि किस प्रकार से आप लोग को इसका अध्ययन करना है। क्योंकि हम लोग जब अगले टॉपिक में आएंगे, अगले लेक्चर में आएंगे, तो ये सारे पॉइंट वाइज करके इसका अध्ययन करने हैं। अब अगला जो पॉइंट है वो है अपवाह तंत्र और प्रतिरूप। नाम आपको बता दूं, इसका नाम है ड्रेनेज सिस्टम एंड इट्स पैटर्न। दैट मीन्स अपवाह तंत्र जो है, अपवाह का मतलब क्या होता है? बहना। किसी एक सतत भूमि पर, एक सतत जगह पर एक लगातार प्रवाह को अपवाह कहते हैं। और तंत्र का मतलब होता है सिस्टम, जहां बहुत सारा जाल हो, अर्थात जहां पर नदियां, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा नदी क्या है सर? तो फ्लो ऑफ वाटर इज कॉल्ड रिवर। मतलब आप कह सकते हो कि बहती हुई जलधारा को हम लोग नदी कहते हैं। तो बेसिक रूप से हमें यहां नदी का चैप्टर ही पढ़ने हैं, क्योंकि अपवाह तंत्र का मतलब है कि जो एक बेसिक स्तर पर जो बह रहा हो, मतलब नदी। तो ये विभिन्न प्रकार की नदियां, जैसा मैं छोटी छोटी मगर मोटी बातों के अंतर्गत जो आपको बता रहा हूं, इसको ध्यान दे। फिर से मैं बता रहा हूं, सपोज करो मैंने ये भारत लिया, दक्षिणी भारत, पेनिसुलर इंडिया। अभी मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि प्रायद्वीपीय पठार किसे कहते हैं। अब मैं जब उसका चर्चा कर रहा हूं तो आपके मन मस्तिष्क में चला जाना चाहिए भली भांति, प्रायद्वीपीय पठार यानी साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड पेनिसुलर इंडिया। क्यों? क्योंकि यहां पर बे ऑफ बंगाल, इधर अरेबियन सी, एंड ये जो पार्ट दिख रहा है ये आपका इंडियन ओशियन है। 3 पार्ट से घिरे हुए क्षेत्र है, इसलिए इसे हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जानते हैं। अब चूंकि हमारा टॉपिक जो है वो अपवाह तंत्र और प्रतिरूप है, तो जैसा मैं कुछ नदियों का नाम ले लूं,
जो मुख्य रूप से प्रमुख नदियों के रूप में गिने जाते हैं भारत में, और भारत में ना जाने सैकड़ों नदियां आपके पास मिलेंगे, पर याद रहे जो महत्वपूर्ण नदियां हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, उसी का अध्ययन हम लोगों को करने हैं। जैसा मैं देख पा रहा हूं, ये एक नदी मैंने लिया जिसका नाम है सिंधु, आप लोग अवगत होंगे। अब सिंधु 1960 में सिंधु जल समझौता विवाद हुआ, जिसके तहत पाकिस्तान को कितना, भारत को कितना, कितनी नदियों का देना है बंटवारा, ये सारी चीजों का अवलोकन सारे ये चैप्टर वाइज हम लोगों को करने हैं। फिलहाल मैं आपको छोटी छोटी मगर मोटी बातों में सिर्फ पॉइंट वाइज बता दूं कि क्या क्या अध्ययन करने हैं। ये सिंधु नदी है, सिंधु की बहुत सारी सहायक नदी है, दैट फॉर एग्जाम्पल झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। फिर से मैं रिकॉल कर दूं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, और प्राचीन काल में एक और नदी होती थी जिसका नाम था सरस्वती। जब आप लोग हिस्ट्री पढ़ोगे तो हिस्ट्री में एक नाम आएगा सरस्वती नदी का नाम, जो संभवतः आज के डेट में वो विलुप्त हो गई है। इन सातों नदियों के वजह से ही इस क्षेत्र का नाम सप्त सिंधु प्रदेश पड़ा था, जैसा आप लोग जब पढ़ोगे इंडस वैली सिविलाइजेशन उसमें आएगा। तो फिलहाल मैं हिस्ट्री को ना देखकर ज्योग्राफी की तरफ रुख करूं तो मैंने यहां देख पा रहा हूं मैं कि सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये 6 नदियों का संगम यहां दिख रहा है। ये सारी नदियों के बारे में डिटेल्स हम लोगों को पढ़ना है, कहां से निकली, कहां को गई, कितना गई, किधर गई, क्या बनाई, क्या नहीं बनाई, कौन से बसे हुए शहर है, ये सारी चीजों का अध्ययन हमें बखूबी इस चैप्टर के अंतर्गत करने हैं। जैसा कि हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि भारत के इस क्षेत्र में चाइना वाला जो क्षेत्र है उसके जस्ट नीचे तिब्बत वाला एरिया है, और वो तिब्बत पर कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से चाइना का प्राधिकार है। तो मैं बता दूं कि भौगोलिक दृष्टिकोण से यहां पर एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर का झील, और ये मानसरोवर की झील के पास से ही 3 नदियों का उद्गम स्थान माना जाता है, और वो 3 नदी है सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। दोस्तों मैं फिर से बता दूं कि जितने भी प्रकार की नदियां हैं उन सारी नदियों का बृहद विस्तृत पैमाना, विस्तृत रूप हम लोगों को पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंतर्गत। जो मैं पार्ट बाय पार्ट, चैप्टर बाय चैप्टर जब स्टार्ट करूंगा तो मैं इसमें बखूबी तरीके से इसे अंजाम तक पहुंचाऊंगा। फिलहाल दोस्तों हम लोग रुक करते हैं। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, तिब्बत के पास तिब्बत का पठार प्लेटू, तिब्बत का पठार प्लेटू, तिब्बत का पठार का ही अन्य नाम पामीर का पठार है। मतलब ये जो क्षेत्र आप देख पा रहे हो, तिब्बत का पठार या पामीर का पठार, जो विश्व का छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये सारी जो पॉइंट्स दिख रहे हैं आप लोग को, मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं, और इस तरह का ना जाने अनगिनत प्रश्न आपको इसके अंतर्गत पूछे जाएंगे जो मैं बताऊंगा। तो ये तिब्बत का पठार या पामीर के पठार से निकलने वाली जो मानसरोवर के झील के पास से जो 3 नदियां हैं, बेसिकली सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये मैंने बना दिया आपको। ब्रह्मपुत्र नदियां तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ये सारा चीजों का अध्ययन मैं कराऊंगा, फिर से बता रहा हूं, इस चैप्टर के अंतर्गत। अब मैं एक नदी ले लूं जिसका नाम है भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा नदी। सब पवित्र हो जाएगा, आप लोगों ने पिक्चर देखा होगा। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है और पवित्र नदी है वो है गंगा, और इसके अलावे यमुना है, इसकी सहायक नदी नर्मदा है, ताप्ती है, बहुत सारी नदियां हैं, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, मांडवी है, ज्वारी है, बहुत सारी नदियों का संगम आपको मिलेगा। मैं बस जस्ट लाइक ये ट्रेलर दिखा रहा हूं दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। तो ये ट्रेलर को आप लोग समझ सकते हैं, दिमाग में रख सकते हैं कि क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, और जब ट्रेलर का आगाज ऐसा होगा तो पिक्चर कैसा होगा ये आप लोग देख सकते हो। तो अब हम लोगों का जो टॉपिक है बेसिकली वो है भारत की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। मैं थोड़ा थोड़ा सभी विषयों के सभी टॉपिक के कुछ मुख्य तथ्यों को उजागर करने का प्रयत्न कर रहा हूं, ताकि आप लोग, सभी बच्चे लोग ये समझ जाएं कि हम लोगों को अगले क्लास में क्या करने हैं। अब मैं चलता हूं भारत की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो मैं 3 चीजों का उल्लेख करना जरूरी समझता हूं। फर्स्ट इज वेदर, सेकेंड इज सीजन एंड थर्ड इज क्लाइमेट। ये तीनों चीजों में क्या क्या अंतर हो सकते हैं, तो मैं शॉर्ट वे में आपको बता दूं
कि काफी कम समय में जो घटना घटित होती है दैट इज कॉल्ड वेदर, उसको हम लोग वेदर के रूप में जानते हैं। थोड़ा सा उससे बड़ा बढ़ेंगे तो वो सीजन होता है, मौसम होता है, उससे और बड़ा जाएंगे तो उस तरह से वो क्लाइमेट होता है। जिस प्रकार हम लोग देखते हैं छोटे छोटे समुदाय, मैं इतिहास का एक पॉइंट को आप लोगों को बता दूं ताकि समझ में आ जाए। कुछ लोगों को मिलाकर कबीला का निर्माण हुआ था वैदिक काल में, कबीलाई समूह। आप लोग अवगत होंगे, इसलिए मैं ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि आप लोग को एग्जाम्पल भी समझ में आ जाए, ज्योग्राफी और हिस्ट्री का कुछ पॉइंट्स भी समझ में आ जाए जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। कई लोग मिलकर एक कबीला का निर्माण करते हैं और वो कबीला मिलकर एक गांव का निर्माण करते हैं और कई गांव मिलकर एक शहर का निर्माण करते हैं और कई शहर मिलकर एक जिला का निर्माण करते हैं और कई जिला मिलकर एक राज्य का और कई राज्य मिलकर एक देश का और कई देश मिलकर एक महादेश का निर्माण करते हैं। ठीक उसी प्रकार छोटे से स्तंभ मैंने लिया वेदर, वेदर को मिलाकर बना सीजन, सीजन से बनाएंगे क्लाइमेट, यानी एक बृहद विस्तृत रूप जिसमें वर्षा, घनत्व, डेंसिटी, घनत्व, वर्षा, रेनफॉल, जहां पर आपके ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, वर्षा, तापमान इत्यादि का समावेश होगा, उसे हम लोग, अगर वो बड़े पैमाने पर होता है तो उसे हम लोग क्लाइमेट कहते हैं, जलवायु। तो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों भारत की जलवायु कैसी है। अमूमन तौर पे देखा जाता है भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु, और भी बोला जाता है तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो आपको मैं बता दूं कि अब ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो है दैट मीन्स जो आपका उष्णकटिबंधीय है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, दो टर्म है, उष्णकटिबंध क्या हुआ, मानसून क्या हुआ, मानसून का मतलब क्या, उष्णकटिबंध क्यों बोले, ये सारी चीजों का अध्ययन हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रही होगी, मेरी बातें बखूबी आप लोग समझ रहे होंगे। आज मेरे इस स्पीच देने का, लेक्चर देने का सिर्फ और सिर्फ एक आशय है कि मैं आपको बखूबी ये बता दूं कि जितने भी आपके टॉपिक हैं उस टॉपिक को किस ढंग से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। अब मैं चलूं भारत की मृदा। एक बात मैंने पहले थोड़ी देर पहले ही बताया था कि आप लोग जो पढ़ते हो बेसिक रूप से फैक्ट्स पे ज्यादा ध्यान देते हो, और मैं चाहता हूं कि आप फैक्ट्स को पढ़ो बट उसके साथ अगर आप कॉन्सेप्ट को गेन करते हो तो उस कॉन्सेप्ट के साथ आपका फैक्ट्स बखूबी आपके पास आएगा। तो कॉन्सेप्ट को दिमाग में कैसे लाएं, सोचने से। तो अगला चैप्टर में चलता हूं भारत की मृदा और प्राकृतिक वनस्पति। तो भारत की मृदा और प्राकृतिक वनस्पति, इसमें मैं दिखा दूं मृदा का अर्थ होता है मिट्टी, सॉइल। अब प्रश्न पूछा जाएगा, बहुत सारे बच्चे तापमान पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे क्रॉप्स पढ़ते हैं और ये हर एक चैप्टर को बांट देते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप कंसेप्ट को बिल्ड करो तो आप जान सकते हो। सर एग्जांपल, मैं सिर्फ कंसेप्ट आपको बता रहा हूं। जैसे मान लो मैंने मृदा के बारे में बताया तो सभी लोग जानते होंगे कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ोगे तो वो 3 भागों में बटा होता है, एक सियाल, एक सीमा और दूसरा नीफे। सियाल, सीमा और नीफे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। फिर से बता दूं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम सभी लोग इसका अध्ययन भी करेंगे, बखूबी ढंग से अध्ययन करेंगे, बट मैं अभी थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी मगर मोटी बातों की तरफ चलूं। सियाल यहां स्पष्ट है, सियाल अर्थात सिलिका और एल से एल्युमिनियम। तो सियाल में सिलिका और एल्युमिनियम की प्रचुरता होगी, जबकि सीमा में सिलिका और मैग्नीशियम की होगी, जबकि निकेल और फेरस का सबसे आंतरिक, जिसको कोर या क्रोड के नाम से जानते हैं, उसमें अवस्थित होगा। तो दोस्तों सियाल, सीमा, नीफे, एक व्यक्ति थे एडवर्ड स्वेस महोदय ने सबसे पहले सियाल, सीमा, नीफे के बारे में थ्योरी दिया और आधुनिक मत के रूप में क्रस्ट, मेंटल, कोर को जाना जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि मिट्टी होता क्या है, द अपर पार्ट ऑफ सियाल। बहुत सारे बच्चे मिट्टी पढ़ते होंगे, आप अपने जहन, अपने अंतरात्मा से पूछो, क्या आप जानते हो कि व्हाट इज सॉइल, क्या मिट्टी क्या है? बस नॉर्मल समझ में आता है, ये मिट्टी, ऊपर मिट्टी, खाते हैं बचपन में, घूमते हैं मिट्टी, सब मिट्टी, मिट्टी से जीना, मिट्टी से मरना। लेकिन मिट्टी को समझना है कि जो अपर पार्ट ऑफ सॉइल, अपर पार्ट ऑफ क्रस्ट या भूपर्पटी के सबसे ऊपरी भाग को हम लोग मिट्टी कहते हैं। और हमारे भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टियों का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें से मैं 1-2 मिट्टी को उठाता हूं ताकि मैं आपको कॉन्सेप्ट के आधार पर बताऊं कि किस प्रकार मिट्टी से और भी चीजों को व्याख्या की जा सकती है। दैट फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ले लूं
कि हमारे पास सपोज करो मैंने लेटेराइट सॉइल ले लिया, एक मैंने एग्जांपल उठा लिया लेटेराइट सॉइल। ध्यान रहे बच्चों कि मैं अभी ये चैप्टर पढ़ा नहीं रहा हूं, जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो एक एक चैप्टर वाइज करके हर एक चीजों की तथ्य और कॉन्सेप्ट की जानकारी आप लोगों को प्राप्त होगी। सपोज करो मैंने लेटेराइट सॉइल लिया, तो सबसे पहला सवाल यह उठता है कि लेटेराइट सॉइल बनेगा कैसे। अब हम सभी लोग पढ़ते लेटेराइट कहां मिलेगा, लेटेराइट में क्या मिलेगा, लेटेराइट कैसी मिट्टी होती है। बच्चों अगर आप लोग ये जान लो कि लेटेराइट सॉइल बनता कैसे है, तो आप आसानी से इजिली वे में बता सकते हो कि लेटेराइट सॉइल में क्या क्या चीजों की उपयोगिता होगी। सपोज करो मैंने ये पार्ट्स लिया, लैंड पार्ट्स, और ये लैंड पार्ट जो है, ये लैंड पार्ट का जो अपर पार्ट्स है, सपोज करो ये सूरज की गर्मी के कारण क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा तप्त होगा, गर्म होगा, और जब ये काफी ज्यादा हीट होगा तो काफी हार्ड रॉक्स में तब्दील हो जाएगा। और जब बारिश की बूंदें आएगी तो बारिश की बूंदें आने पर ये काफी सॉफ्ट हो जाएगा। अल्टरनेटिंग वेटिंग एंड अल्टरनेटिंग ड्राई, लगातार बारिश की बूंदें, लगातार बारिश की बूंदें, लगातार सूरज का तापमान, लगातार सूरज का तापमान आने से कभी ये हार्ड और कभी ये सॉफ्ट होगा। अल्टरनेटिंग वेटिंग एंड अल्टरनेटिंग ड्राई, ये प्रक्रिया चल जारी रहेगा और एक समय ऐसा आएगा कि वॉश आउट होके पपड़ी के जैसा वो जमीन बन जाएगी और वो बाहर निकल जाएगा। दैट इज कॉल्ड लेटेराइट सॉइल। ये जो बनेगा वो लेटेराइट सॉइल होगा। दैट मीन्स लेटेराइट सॉइल अगर आपके पास है तो आप कह सकते हैं कि आपके पास तापमान अत्यधिक होगी, आपके पास बारिश की मात्रा अधिक होगी। मैं इसको प्रूफ करता हूं। सपोज करो मैंने भारत का एक पार्ट्स लिया। दोस्तों अभी याद रखना है, बहुत चीज बात बाकी है जो आप लोगों को बताना है। और ये पार्ट्स मैं दिखा रहा हूं, इक्वेटर का पार्ट्स है, पूरे विश्व को मान लो आपने, ये आपने लिया इक्वेटर 0 डिग्री, और ये आपका है आपका कर्क रेखा पर आधारित भारत। जब सूर्य का अवस्थिति यहां होती है इक्वेटर पे, तो जाहिर सा बात है सॉदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जो भारत का दक्षिणी पार्ट है, वो अपेक्षाकृत उत्तरी पार्ट्स के ज्यादा गर्म होता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि तुलनात्मक रूप से मैं देखूं तो उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिणी भारत ज्यादा गर्म होता है, जबकि उत्तरी भारत कम गर्म होता है। अर्थात यहां इसकी अपेक्षा ठंडे पाए जाते हैं। कारण यह सूर्य का रोटेशन है, रोटेशन ऑफ द अर्थ। फिर मैं उस पर चर्चा करूंगा वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी। तो अभी जून जुलाई का मौसम है, जैसा कि मानसून का आगमन हो चुका है, और मानसून का अर्थ ही होता है पवनों की दिशा में परिवर्तन। मानसून इज एन अरेबियन वर्ड्स। मानसून एक अरब भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ होता है पवनों की दिशा में परिवर्तन। ये सारी चीजों के मैं इसमें बताऊंगा जब नेक्स्ट डे कभी भी मैं लेक्चर लूंगा। तो आपको बता दूं, जो अभी मानसून आ रहा है, ये वाला पार्ट्स मैंने बताया अरेबियन सी, ये वाला पार्ट्स मैंने बताया बे ऑफ बंगाल, और यहां बताया मैंने इंडियन ओशियन। तो जब यहां पर ये सूर्य का तापमान आता है तो अपेक्षाकृत ये वाला जो पार्ट्स में देख पा रहा हूं, जिसे मैंने केरल का नाम दिया है, जिसे मैं केरल का नाम दिया है, और मैं देख रहा हूं यहां पर ये जो राज्य आपको दिख रहा है ये तमिलनाडु है। मैं यहां लिख दे रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाओ शॉर्ट में, तमिलनाडु एंड केरला। ओके, तो ये केरला और तमिलनाडु, जब मैं इक्वेटर से इसकी तुलना करता हूं तो मैं ये देख पाता हूं कि तमिलनाडु काफी करीब है हमारे इक्वेटर से, और इन कंपेरिजन टू तमिलनाडु, तमिलनाडु की तुलनात्मक रूप से अगर मैं बात करूं तो केरल भी है, बट तमिलनाडु से थोड़ा सा कम, अर्थात दूरी में। अर्थात आप कह सकते हैं कि सूर्य की अधिक उपयोगिता, अधिक महत्व, सूर्य का अधिक प्रभाव तमिलनाडु राज्य में होगा इन कंपेरिजन टू केरला। मतलब आप कह सकते हैं कि तमिलनाडु अपेक्षाकृत केरल से क्या होगा, ज्यादा गर्म होगा। अब दोस्तों आते हैं कि जब मानसून हम लोग पढ़ते हैं तो मानसून में सबसे पहले प्रवेश केरल में होता है। आपको बता दूं कि 65% अरेबियन से और 35% जो बारिश होती है वो लगभग बंगाल की खाड़ी से होती है। ये सारे फैक्ट्स हैं जो आप लोगों को पढ़ने होंगे, याद करने होंगे, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। मैं अलग से बताऊंगा, पॉइंट वाइज भी बताऊंगा कौन कौन सा चीज फैक्ट्स में आएगा और कौन सा चीज कॉन्सेप्ट में आएगा। तो दोस्तों यहां पर मैं देख रहा हूं कि बारिश अधिक होने की वजह से और तापमान भी अधिक होने की वजह से यहां पर ऐसी मिट्टी पाई जाएगी जहां पर तापमान भी ज्यादा हो और बारिश भी ज्यादा हो। मतलब केरल एक ऐसा क्षेत्र होगा जहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, लेटेराइट मिट्टी। क्यों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब लेटेराइट मिट्टी बताया था तो उसमें मैंने बखूबी चर्चा की थी कि लेटेराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होगा। तो मैंने वहां पढ़ाया था, बताया था आपको कि जब अल्टरनेटिंग वेटिंग एंड अल्टरनेटिंग ड्राई, दैट मीन्स कि एक तरफ से गर्मी होगा, सूर्य की प्रकाश का प्रभाव होगा, और दूसरी तरफ से आपका बारिश की बूंदें आएगी, और लगातार वो होने से लेटेराइट मिट्टी बनेगा। मतलब ये हमें लेटेराइट मिट्टी मिल गया। सपोज करो मैं बोल रहा हूं, आगे एक पॉइंट चलो,
जैसा कि अगर हमारे पास कोई पार्टिकुलर प्लेस में अगर हमारे पास कोई टेम्परेचर है, सपोज करो हमारे पास अच्छा खासा टेम्परेचर है, हमारे पास बहुत सारा तापमान है, और उससे जुड़ा हुआ अगर हमारे पास रेनफॉल मिल जाए, हमारे पास बारिश मिल जाए, और अगर ये टेम्परेचर और रेनफॉल जैसा हम लोगों ने लैटेराइट मिट्टी के संदर्भ में पढ़ा था, तो यहां पर अगर मुझे मिल जाए कि हमारा इससे प्राप्त होने वाला सॉइल मिट्टी कौन सी होगी, तो निसंदेह रूप से हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर पाए जाने वाला क्रॉप्स, खाद्यान्न, फसल कौन सा होगा। मतलब आप कह सकते हैं कि जब आपके पास तापमान की जानकारी हो, आपके पास बारिश की जानकारी हो, तो आपको मिट्टी की जानकारी होती है, और जब ये तीनों की जानकारी हो तो आप फसल की जानकारी रखते हैं, और जब इन सभी चीजों की जानकारी हो तो इससे आपका एक कल्चर डेवलप होता है, और वो कल्चर कैसे डेवलप होगा मैं आपको इस क्लास के आगे बताऊंगा। तो दोस्तों आगे चलता हूं अगले पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति। तो मैं आपको बता दूं, प्राकृतिक वनस्पति वैसे वनस्पति को कहते हैं जो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के आपको प्राप्त हो। जैसे हम लोग आम का वृक्ष लगाते हैं, केला का वृक्ष लगाते हैं, विभिन्न प्रकार का वृक्ष लगाते हैं, वो हम लोग को लगा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे जंगल, पहाड़ में पाए जाने वाले ऐसे जंगल हैं, फॉरेस्ट हैं, जो हम लोग के लगाए बिना भी वो उपस्थित हैं, मतलब बिना मानवीय हस्तक्षेप के जो आपको वृक्ष मिल रहे हैं, उसको प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे जल संसाधन और बहुउद्देशीय परियोजना, वाटर रिसोर्सेज क्या होता है। तो इसमें हम लोग बेसिकली दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे। दोस्तों ये मैं हटा दे रहा हूं, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो अगला चैप्टर है, अगला पॉइंट है हम लोगों का जल संसाधन। जल संसाधन में हमें क्या पढ़ना है, तो चूंकि जल संसाधन को बेसिकली हम लोग दो भागों में बांट कर पढ़ सकते हैं। फर्स्ट सरफेस वाटर और दूसरा अंडरग्राउंड वाटर। मतलब आप बोल सकते हो कि सतही जल और दूसरा भूमिगत जल। दोस्तों मैं एक और चीज बता दूं, आज चूंकि मैंने ये टॉपिक वाइज स्टार्ट नहीं किया है, जब मैं टॉपिक वाइज स्टार्ट करूंगा तो सुंदर सुंदर अक्षरों में गोल मटोल करके लिखूंगा, ताकि आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर पाओ और उसको भली भांति समझ पाओ। तो सॉरी टू से अगर कुछ आप लोगों को शॉर्ट में लिख दे रहा हूं तो सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि आज का विशेष ध्येय ही है कि आप लोग को समझाऊं मैं कि कैसे पढ़ना है। तो जल संसाधन, सरफेस वाटर, अंडरग्राउंड वाटर। सपोज करो मैंने ये ले लिया और यहां पर एक वृक्ष है, और ये वृक्ष के ऊपर जितनी भी नदियां, जितनी भी पानी बह रही है, जल है, इन सारे को हम लोगों ने कहा सरफेस वाटर। और इसके रंध्र के द्वारा, छिद्र के द्वारा, डग के द्वारा जो धरती के अंदर जो समाहित जल है, बहता हुआ जल, उसे हम लोग कहते हैं भूमिगत जल, अंडरग्राउंड वाटर। तो इन दोनों के बारे में और इससे रिलेटेड जो बहुउद्देशीय परियोजना है, ये जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। जैसे सपोज करो आपने देखा दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जिसका निर्माण सरकार के द्वारा किया गया है। इस बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब ही हुआ कि उसका उद्देश्य एक नहीं होकर बहुत सारा होना, यानी बहुउद्देश्य, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। बाढ़ आया तो उसकी समस्याओं का निदान करना, सूखा आया उसकी समस्याओं का निदान करना, मछली पालन करना बांध बनाकर, डैम बनाकर, बहुउद्देशीय परियोजना बनाकर, बिजली का उत्पादन करना, और न जाने कितने प्रकार के इससे रिलेटेड सारे प्रश्न आएंगे जो मैं क्लास में बताऊंगा। नेक्स्ट चलता हूं, कृषि और पशुपालन। ये बेसिकली आपका इकोनॉमिक्स के चैप्टर में भी आएंगे, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंडिंग। ये मैं पढ़ाऊंगा आपको इकोनॉमिक्स में भी, बट ज्योग्राफी में भी कुछ चर्चा करूंगा। जैसे विभिन्न प्रकार के कृषि, जैसे हरित क्रांति हरित क्रांति का संबंध किससे है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, भूरी क्रांति का संबंध किससे है, नीली क्रांति का संबंध किससे है, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, और इसके अलावे कुछ ऐसे क्रांतियां जो शायद आप अनभिज्ञ होंगे, अनजान होंगे, जैसे अम्ब्रेला रिवोल्यूशन, छतरी क्रांति किसे कहते हैं। जैसे आप, एक और प्रश्न है जो बीच में बहुत चर्चित था कुछ सालों पहले, जिसका नाम था, मैं याद कर पा रहा हूं, ट्यूनीशिया एक जगह है, और ट्यूनीशिया का जो प्रमुख रूप से वहां की जो फ्लावर है, नेशनल फ्लावर, उसका नाम है जैस्मीन, चमेली, और उससे जुड़ा हुआ एक क्रांति था चमेली की क्रांति। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये दो क्रांति जो मैंने जिक्र किया, छतरी क्रांति अर्थात अम्ब्रेला रिवोल्यूशन, एंड दूसरा जो मैंने बोला जैस्मिन रिवोल्यूशन यानी चमेली क्रांति, ये दोनों से आप लोग शायद अवगत ना हो। तो इन सभी क्रांतियों के साथ में आऊंगा कृषि और पशुपालन, जब मैं इस चैप्टर को व्याख्या करूंगा। अगले चैप्टर की तरफ चलता हूं दोस्त। मैं
तो अब मैं चलता हूं दोस्तों अगले चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है खनिज ऊर्जा और उद्योग संसाधन। संसाधन रिसोर्सेज मतलब जो खनिज होगा, विभिन्न प्रकार के खनिज, ये संभवतः आपके साइंस के चैप्टर में भी आएंगे। ऊर्जा से रिलेटेड मैं पढ़ाऊंगा, जैसे कलपक्कम कहाँ है, नरोरा कहाँ है, इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के परियोजना और ये ऊर्जा संयंत्र के बारे में आएंगे क्वेश्चन। और उद्योग संसाधन, जैसा कि उद्योग मैं देख पा रहा हूं, दो प्रकार के उद्योग होते हैं। एक वेटलेस इंडस्ट्री यानी भार ह्रास उद्योग, और एक जिसमें वेट होती है। अब ये क्या होते हैं, ये मैं इस चैप्टर से अवगत कराऊंगा आपको कि उद्योग संसाधन में किस किस चीजों को पढ़ना है। अब मैं चलता हूं शॉर्ट में, क्योंकि आप लोगों का वक्त काफी मैंने ले लिया है ऑलरेडी और थकने की प्रक्रिया होगी आप लोगों की शायद। अगर पढ़ने में अच्छा लग रहा होगा, मन लग रहा होगा, अंदर से वो जुनून, अंदर से वो साहस आ रहा होगा, तो आप लोग निश्चित रूप से अगले क्लास से मेरे लेक्चर को अच्छे से सुने, एक बार नहीं बार बार सुने और हर एक पॉइंट को सावधानी से देखें। रिजल्ट 110% आपका होना स्वाभाविक सी बात। तो चलता हूं दोस्तों आगे। परिवहन जो बहुत बड़ा चैप्टर होगा, मैं थोड़ा सा परिवहन को जिक्र कर दूं। ट्रांसपोर्टेशन, इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है। आजकल विगत कुछ दिनों से, कुछ सालों से यहां से प्रश्न पूछे जाने की प्रक्रिया बनी हुई है। पीसीएस वगैरह में भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, बीपीएससी में भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। बेसिकली मैं देख पा रहा हूं कि परिवहन को अगर मैं बांटूं तो कुछ भागों में डेवलप कर सकता हूं, जैसा कि मैं देख रहा हूं स्थलीय परिवहन, दूसरा मैं देख लूं तो जलीय परिवहन, और तीसरा मैं देख लूं तो वायु परिवहन, और चौथा अगर मैं बात करूं तो वो है आपका पेट्रोलियम या तेल परिवहन। स्थलीय परिवहन को भी हम लोग दो भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं, एक सड़क मार्ग और एक रेलवे मार्ग। तो दोस्तों हम लोगों को ये परिवहन के अंतर्गत इन सारे चीजों के बारे में पढ़ना है और दिमाग में ये रखना है कि बदलते परिस्थितियों के अनुरूप हम लोगों को अपने आप को अपडेट करते रहना है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं यहां से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भारत का सबसे लंबा एनएच कौन सा है। बेसिकली सारे स्टूडेंट NH7 का नाम लेते हैं, बट आज के डेट में बता दूं कि सबसे बड़ा एनएच जो है वो NH44 है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है। मैं एक फिगर के द्वारा आपको समझाऊंगा और मेरी 100% ये गारंटी है कि मैं जो बताऊंगा यहां पर सारे एनएच आपको 2 से 2.5 मिनट में आपको सारे याद हो जाने हैं। जैसा मैं देख रहा हूं एक शॉर्ट फॉर्म में स्पीड में अगर बता दूं तो ये मैंने दिल्ली लिया, यहां अमृतसर लिया, NH1, NH2, NH3, 4, 5, 6, 7। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या किया मैंने, तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आएगी जब मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। और मेरा ये 100% चैलेंज है, बिना रटाए बिना कुछ किए सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा और फिगर ड्रॉ कराऊंगा, उस आधार पर, उस तर्क पर आप आसानी से बता सकते हो कि वो उस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं, जिसका नाम है जनसंख्या और नगरीकरण, जो हर एक एग्जाम में एक ना एक प्रश्न पूछे जाते हैं। जनगणना 2011, प्रत्येक 10 साल पर हमारी सेंसेक्स जनगणना होती है। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से राज्य कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या के दृष्टिकोण से राज्य कौन सा है, भारत का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, लिंग अनुपात किसका है, साक्षरता दर किसका है, शिशु मृत्यु दर किसका है। विभिन्न तरह के प्रश्न जनगणना 2011 में देखने को मिलेंगे। तो बच्चों बाद में जब मैं स्टार्ट करूंगा चैप्टर वाइज, फिर से बता रहा हूं कि जनगणना 2011 के अंतर्गत सभी चीजों का अवलोकन करूंगा। पहली बार जनगणना कब हुआ, नियमित जनगणना कब हुआ, किस गवर्नर जनरल के समय में शुरू हुआ, कौन कौन सी प्रक्रिया थी, माल्थस, एक आप पढ़ोगे इकोनॉमिक्स में, एक माल्थस थे, माल्थस विद्वान ने किस प्रकार की जनसंख्या के बारे में चर्चा की और किस प्रकार के थ्योरी का अवलोकन किया, उस माल्थस लॉ को हम लोग भली भांति पढ़ेंगे जनसंख्या वाले चैप्टर में। और जो अंतिम कड़ी होगी विविध। तो दोस्तों ये जो मैंने बताया ये लगभग विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले टॉपिक हैं जो इंडियन ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं ले लूं तो प्राकृतिक आपदा, जो आपके बीपीएससी के सिविल सर्विसेज के लिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो वो सारे टॉपिक। दूसरा मैं ले लूं तो भूगर्भिक संरचना, जो मैंने यहां ड्रॉ नहीं किया है, तो उस सभी चीजों को अलग से बताने की मैंने सोच रखी है कि पॉइंट बाय पॉइंट करके बच्चों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक उसको जोड़ पाऊं। अंतिम
जो मैं चैप्टर देख पा रहा हूं जिसका नाम मैंने दिया विविध, और लगभग मेरे हर एक सब्जेक्ट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ोगे सारे सब्जेक्ट में एक शब्द जरूर आपको मिलेगा, वो कॉमन शब्द होगा विविध, मिसलेनियस। मिसलेनियस देने का अर्थ यह है कि दोस्तों अगर यहां से कुछ भी चीज छूट गया तो उसको मैं मिसलेनियस में कवर कर दूंगा। दूसरा क्या है कि सपोज करो आप किसी प्रतीक के बारे में पढ़ते हो, किसी दर्रे के बारे में पढ़ते हो, किसी जलप्रपात के बारे में पढ़ते हो, उन सभी चीजों को रटना पड़ता है, याद करना पड़ता है, फैक्चुअल चीज है, वो सारे चीज मैं किस में लेकर आऊंगा, विविध में लेकर आऊंगा। और वो फैक्चुअल चीज जो विविध में यहां पर होगा उस चीजों के बारे में हम लोग को अध्ययन करना होगा इस चैप्टर के अनुसार। एक छोटा सा, अब सारे इंडियन ज्योग्राफी के चैप्टर को मैंने बखूबी समझा दिया है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर समझ में आए और आप चाहते हैं, कामना करते हैं कि इस तरह का प्रश्न, इस तरह का जो भी टॉपिक है वो सारे का सारा आप लोगों को भली भांति समझाया जाए और हर एक चीजों को, छोटी छोटी से लेकर बड़ी चीजों को रूबरू कराया जाए, तो हमारे इस कैरियर हब एडू चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको जो भी मैं अपलोड करूंगा चैनल पर वो सारे आपको फर्स्ट टाइम आपको वहां लोकेट हो और आप उसका पूरा का पूरा फायदा उठा पाएं। दोस्तों मैं अविनाश चंद्रा आप लोगों के लिए एक खास चुनौती लेकर आया हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे इस चुनौती के साथ अंजाम दें आप लोग हमारे साथ मिलकर और इस कैरियर हब एडू चैनल को और एक ऐसे मार्ग के रूप में विस्तृत करें जहां हर एक बच्चे, हर एक तबके के लोग इससे लाभान्वित हों। अब मैं अंतिम क्षणों में कुछ प्रश्नों का समावेश करना चाहूंगा। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, सपोज करो कि कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो मैं एक बात बताऊंगा कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, जैसा आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हो, जो गरसोप्पा या जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, जो शरावती नदी पर कर्नाटक जिले में, बच्चा बच्चा इस चीज को जानता है। सपोज करो बच्चे, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात या बड़ा जलप्रपात क्या है, उसमें 3 ऑप्शन आपके पास आ जाए। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास मिले जोग या गरसोप्पा, दूसरा ऑप्शन जैसा मैं क्लास में भी पढ़ाया हूं कुचिकल, और तीसरा नोक्केनिकाई। मैं लिख दे रहा हूं बोर्ड पे, नोक लिकाई। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो विश्व का जलप्रपात का जो डाटाबेस तैयार होता है, उस डाटाबेस के अनुसार आज के डेट में भी भारत की सबसे ऊंचे जलप्रपात में नोक लिकाई को लिया जाता है, जो मेघालय राज्य में स्थित है। कहा जाता है कि एक खासी पहाड़ी से एक लड़की थी जिन्होंने छलांग लगा दी थी और वो लड़की का नाम संभवतः लिकाई था और उसी के आधार पर इस जलप्रपात का नाम नोक्केलिकोई जलप्रपात हो गया। लेकिन हमारे कुछ भारतीय भूगोलवेत्ताओं के अनुसार और कुछ भारतीय दस्तावेजों के अनुसार और खासकर यूपी दस्तावेजों के अनुसार आज के डेट में जो हमारा सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो मेंशन किया जाता है, वो कुचिकल जलप्रपात, जो वराही नदी पर शिमोगा जिला में कर्नाटक राज्य में स्थित है, उसको लिया जाता है। तो आपके दिमाग में यह हलचल हो रही होगी कि जो गरसोप्पा महात्मा गांधी जो सर ने बताया, नोक्केलिकाई के बारे में जो सर ने बताया, कुचिकल के बारे में जो सर ने बताया, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। इन सभी डिफरेंसों के साथ मैं अगले लेक्चर में उपस्थित होऊंगा, इन सारे चीजों के साथ मैं अगले लेक्चर में उपस्थित होऊंगा। तो मैं चाहता हूं दोस्तों कि आज का क्लास यहीं पर अब मैं समापन करूं और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। और फिर से मैं एक बार शेयर कर दूं आप लोगों को कि इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी आपका 1st to 12th तक हैं, सारे चैप्टर का मैं चैप्टर वाइज शुरू करूंगा। इसके साथ साथ जब मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू करूंगा तो प्रत्येक कॉन्टिनेंट का विथ फिगर मैं यहां हर एक चीजों के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा मैं बीपीएससी के पीटी मेंस इंटरव्यू के किस प्रकार से प्रिपरेशन हो उसके बारे में आप लोगों से शेयर करूंगा। और सबसे बड़ी समस्या बड़े एग्जाम के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए या फिर बीपीएससी जेपीएससी स्टेट लेवल कमीशन के लिए होती है, वो समस्या ये होती है बच्चों का कि कौन सी बुक पढ़ी जाए। और इन सारे समस्याओं को निदान कराने हेतु मैं आप लोगों को बुक्स नेम के साथ, पूरे लिस्ट के साथ में लेकर आऊंगा। सिर्फ कुछ सिलेक्टेड बुक को ही पढ़ने से आप काफी अच्छा कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा क्लास अर्थात अविनाश चंद्रा का क्लास समझ में आया हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें
और सब्सक्राइब करें और जितने ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि वो सारे लोग इस पढ़ाई का महत्व को समझे और भली भांति उसको अपने दिनचर्या में उतारे। और बेल आइकॉन को दबाना ना भूले, क्योंकि उसी से आपको ये जो नए वीडियो अपलोड होंगे वो आपके चैनल आपको प्रोवाइड होंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस क्लास का समापन करना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।